अब अगर मुझे कार्बोहाइड्रेट्स खाना है, अगर आप मुझसे बोलोगे नहीं भाई तू कार्बोहाइड्रेट्स मत खा, तो वो चीज़ मैं 4 दिन फॉलो कर पाऊंगा, पर मैं लाइफ लॉन्ग उसको फॉलो नहीं कर पाऊंगा। 100% लोगों को पता ही नहीं है कि बॉडी बनती कैसे है। आप एक बेसिक अगर तरीके से मैं समझाऊं तो देखिए, आप जब जिम में जाते हो और कोई भी वजन उठाते हो और वो वजन अगर आपसे आराम से उठ जाता है, तो फिर आपकी बॉडी को ज़रूरत ही नहीं है एडिशनल मसल मास ऐड करने की। Building such a big organization, what was your core idea? पहले ये था कि how you came up with an idea कि ये मुझे करना चाहिए. राइट, सो आई कॉल माई सेल्फ एन एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर। और वो इसलिए क्योंकि बिजनेस करने का कुछ एक इंटेंट नहीं था। हुआ ये कि मैं काफ़ी मोटा हुआ करता था बचपन में, फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स काफ़ी चिढ़ाते थे, और मैंने जिम काफ़ी अर्ली ज्वाइन कर लिया था। तो आई हैव बीन वर्किंग आउट फॉर ऑलमोस्ट 24+ ईयर्स नाउ। आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 14, और तब से फिर मैं फिटनेस में हूँ। और हुआ ये कि 2013 में वी केम टू पुणे। आई वाज वर्किंग इन IT इंडस्ट्री। बैंगलोर से फिर जैसे हम पुणे शिफ्ट हुए, एंड आई गॉट न्यूज़ दैट आई एम अबाउट टू बिकम अ फादर। तो वहाँ थोड़ा सा मुझे लगा कि यार आई हैव टू बिकम लाइक ए रोल मॉडल एग्जाम्पल फॉर माई डॉटर। तो थोड़ा सा और फिटनेस को मैंने लेके काफ़ी सीरियसली वहाँ पे लाइक आई गॉट इन टू फिटनेस लाइक सीरियसली। और उसके बाद में फिर आई टुक पार्ट इन सम मॉडलिंग, और मेंस हेल्थ में भी फीचर हो गया था। तो उसके कारण फिर फेसबुक पे काफ़ी लोग मुझे जानने लगे थे। और उसके बाद में फिर लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि कैन यू हेल्प अस ऑल्सो बिकम फिट। उसी टाइम पे MTV पे फिटनेस फैन चैलेंज भी हुआ था, जिसमें आई वाज फाइनलिस्ट अलॉन्ग विद वन मोर गाय। तो फिटनेस उस समय लाइक इट वाज लाइक थोड़ा सा लाइफ का पार्ट बन गया था। लाइक इट वाज देयर ऑल माई लाइफ, बट यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा आई बिकेम फिटनेस फ्रीक बोल सकते हो आप। और हुआ ये कि लोग मेरे पास आने लगे, दे स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस कि जीसी हमको भी फिट कर दो आप। तो हमने एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, और ग्रुप पे मैं लोगों को फ्री में ऐसे गाइड करने लग गया। और मैं जॉब भी करता था, एंड देन माई डॉटर वॉज ऑल्सो स्मॉल। तो एक टाइम के बाद में ना इट बिकेम डिफिकल्ट, क्योंकि मेरे पास में 200-250 लोग आ गए पूरे इंडिया एंड आउटसाइड, एंड दे वर लाइक मैं उनके डाइट प्लान्स बना रहा हूँ, गूगल ड्राइव पे अपलोड कर रहा हूँ, और रोज़ उनसे फॉलोअप ले रहा हूँ, और फिट होते चले जा रहे हैं। तो लोग आते जा रहे हैं, हाँ आते जा रहे हैं, क्योंकि फ्री है, आते जा रहे हैं। और एक टाइम पे वो हैसल हो गया। सो फॉर माई सेक मैंने एक डॉक्यूमेंट लिखा, उसमें मेरे को जितनी नॉलेज थी उस टाइम तक फिटनेस और न्यूट्रिशन की गेट शेडेड करके, और 30 से 40 पन्नों का एक डॉक्यूमेंट था, वो मैंने अपलोड करके फेसबुक ग्रुप में एक, और बोल दिया कि अब ये डॉक्यूमेंट है, इसको पढ़ो और फिट हो जाओ। वो डॉक्यूमेंट करीब 15-20 हज़ार लोगों ने डाउनलोड किया, और फेसबुक ग्रुप में लोग जुड़ते चले गए, एंड देन दे केप्ट आस्किंग क्वेश्चन। तो अब डॉक्यूमेंट मेरा पढ़ रहे हैं, अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आंसर देने की जिम्मेदारी मेरी। तो अब मैं उनके आंसर्स करने लगा, तो बाकी लोग जो थे उन्होंने भी आंसर करना शुरू कर दिया। तो फिर वहाँ से हमको फ्रेंड्स मिलते चले गए। बालाकृष्ण रेड्डी वॉज इन US, रोहित वॉज इन छत्तीसगढ़ भिलाई, ऐसे एकांकी वॉज इन दिल्ली, अनुपम वॉज इन बैंगलोर। तो ऐसे ऐसे करके ना लोग वहाँ पे आंसर करते चले गए, और हम एक छोटा सा एक हमारा फ्रेंड सर्कल बन गया वहीं पे। और हमने लगभग 1.5-2 साल वो कम्युनिटी ऐसे ही चलती रही, और उसके बाद फिर 50,000 के आसपास में लोग जुड़ गए उस कम्युनिटी में। फिर काफ़ी लोगों ने बोला यार जैसे आप सेमिनार्स लो, आप लोगों को एजुकेट करो, और आप पर्सनल ट्रेनिंग भी लो, विल पे यू मनी। तो वहाँ से फिर एक आइडिया आया कि यार मैं इतने लोगों को तो ट्रेन नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, एक काम करते हैं इन लोगों को मैं एजुकेट करता हूँ, और ये लोग फिर पर्सनल ट्रेनिंग लेंगे। तो उससे क्या हो रहा है कि एक तो जो ये लोग हैं मेरे आजू बाजू, इनको जॉब मिल रही है, और दूसरा क्योंकि ये ज़्यादा लोगों को रीच आउट कर सकते हैं। और एक वो थोड़ा सा आइडिया था, मुझे लगा कि आइडिया काम करेगा, क्योंकि उस समय फिटनेस इंडस्ट्री में ना ट्रस्ट नहीं था, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, और एक कम्युनिटी जो कि बिगेस्ट प्रॉब्लम है वो नहीं थी। तो जब हमने ये आइडिया मैंने अपने लोगों से डिस्कस किया, तो सब लोगों ने मिलके एक 90,000 रुपये की एक कैपिटल थी इनिशियल, तो वो हम लोगों ने इन्वेस्ट की, और 2016 में हमने अपनी वेबसाइट लॉन्च की। और वेबसाइट का सिर्फ एक फंडा ये था कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन फ्री है, आप कम्युनिटी ज्वाइन करें, गेट स्टार्टेड डॉक्यूमेंट पढ़ें, और अगर आप खुद से फिट हो सकते हैं, आपको कोई डाउट है, हम फ्री में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आपसे खुद से नहीं हो रहा है, तो आप एक कोच को हायर कर लें, और एक मिनिमल जो अमाउंट है आप उसको कोच को दे दें, और अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो हम आपको रिफंड कर देंगे पैसा। सो यस, तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम एनी कंपनी ऑफर्ड रिफंड ऑन ए फिटनेस प्रोग्राम।
सो दैट बिकेम एन इंस्टेंट हिट और एक साल में ही हम लोगों ने लगभग 9-10 करोड़ का बिजनेस कर लिया था। तो फिर उसके बाद और बिजनेस किया तो प्रॉफिटेबल भी थे एंड कोचेस वर आल्सो मेकिंग इनफ मनी। और आइडिया ये था कि लोग पीपल आर गेटिंग फिट, coaches are getting enough money and we are also a profitable organization and it's all happening simultaneously. We are maintaining this amazing balance. We started reinvesting in the company kept growing. तो 5 साल फिर हमने इस कंपनी को बूटस्ट्रैप किया, उसके बाद में फिर Y कॉम्बिनेटर में सेलेक्ट हुए, फिर सिक्वेना फंडिंग दी, फिर ड्रीम 11 जो ड्रीम कैपिटल है उसने फंडिंग दी। तो बस ये तो अब हम 3 लाख से ज़्यादा लोगों को ट्रेन और ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं पूरी दुनिया में। नाउ वी हैव क्लोज टू 600 कोचेस ऑन द प्लेटफॉर्म और जो ग्लोबल कम्युनिटी दैट्स अराउंड 6 मिलियन पीपल के आसपास में। आजकल मैंने आपको देखा आप इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन पास कर जहाँ से हम लोगों ने आपको ढूंढ निकाला। तो ये कैसे आइडिया है कि मुझे अब एक सोशल मीडिया को एक प्लेटफॉर्म लेके लोगों को एजुकेट करना है? तो एजुकेट तो मैं हमेशा से करता हूँ और पहले व्हाट्सएप पे करता था। वहाँ पे क्या है कि लोग सवाल पूछते थे, वहीं पे उसका जवाब दे देता था। फिर एक टाइम पे मैंने अपने आप को काफ़ी रेस्ट्रिक्ट कर लिया था फिटर फेसबुक कम्युनिटी में। अभी उसमें कम्युनिटी में लगभग 7 लाख के आसपास में लोग हैं। तो पूरा जो हमारा डिस्कशन होता है वो वहीं पे होता है। इस साल का न्यू ईयर रेजोल्यूशन था कि थोड़ा सा मैं यूट्यूब पे भी आऊँ और वीडियोस बनाऊँ, क्योंकि लोगों ने बोला कि जैसे आप जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो ना उसको यूट्यूब पे भी आप डालो। बिल्कुल। बहुत समय से लोग बोल रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है करता हूँ। इस साल महीने में कम से कम एक वीडियो में डालूंगा और वो वीडियो यूट्यूब पे मैंने डालना शुरू किया। डाले भी काफ़ी वीडियोस। अब वो वीडियोस इंस्टाग्राम पे ज़्यादा चले बिल्कुल ऐसा। और मैंने ये नोटिस किया कि लॉन्ग फॉर्मेट से ज़्यादा शॉर्ट फॉर्मेट आजकल चल रहा है। और रील्स जब मेरी बहुत सारे मिलियंस ऑफ व्यूज़ होने लग गए तो मुझे रियलाइज़ हो कि अच्छा ये ठीक है, बेस्ट प्लेटफॉर्म। हाँ, तो फिर मैंने रील्स बनाना शुरू कर दिया और अभी 70-80 मिलियन लोगों ने तो रील्स को देख चुके हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम रील्स को कलेक्टिवली 70-80 मिलियन व्यूज़ उसके आ चुके हैं। तो अजय कितने लॉयल हो आप अपने जो कस्टमर्स हैं या फिर जो भी वो है कि एज अ जब आपने ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप किया तो कितने लॉयल रहे आप उनकी तरफ को? कि मैं एक ऊपर बैठा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं केवल अपने आसपास के लोगों को मॉनिटर कर रहा हूँ, मैं ग्राउंड रियलिटी सबको मॉनिटर करता हुआ रहा हूँ। बहुत, मैं तो ये बोलूँगा कि देखिए अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक नॉन ट्रांसपेरेंट नॉन कस्टमर फ्रेंडली अप्रोच लेके 1 साल 2 साल 3 साल चल सकता है। हम लोग को ऑलमोस्ट 7.5 साल होने वाले हैं और हम अभी भी ग्रो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हमारी जो कस्टमर सेंट्रिसिटी नहीं होती, क्योंकि फिटनेस इज़ अ ट्रस्ट बेस्ड बिजनेस। अगर आप किसी को बोलोगे ना कि यार आप ये खरीद लो, ये परचेज कर लो, अगर कोई प्रोडक्ट होता तो आदमी फिर भी खरीद लेगा। लेकिन फिटनेस इज़ वेरी पर्सनल। तो अगर आप भरोसा नहीं करते हो किसी भी इंसान पे कि आपको सही सर्विस दे पाए तो फिर आप उसके साथ एनरोल नहीं करोगे। और हमारा 90 to 95% जो कस्टमर्स आते हैं वो थ्रू वर्ड ऑफ माउथ आते हैं। वर्ड ऑफ माउथ जो लोग दूसरे लोगों को रेफर करते हैं और वहाँ से आते हैं। और हमारा कोई खास रेफरल प्रोग्राम भी नहीं है। इनफैक्ट आई थिंक कि रेफरल प्रोग्राम भी जो है उसमें से भी जितने लोग हैं उसमें 2% लोग में भी रेफरल प्रोग्राम यूज़ करते हैं। बट अदरवाइज इन जनरल लोगों को बताते हैं क्योंकि वो फिट हुए हैं, उनके लाइफस्टाइल जो डिसऑर्डर्स हैं वो बेटर हुए हैं, तो वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली वाले भी बेटर हो जाएं। तो जब लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड होता है, उनके आजू बाजू वाले जब देखते हैं कि यार दिस गाय हैज बिकम फिटर मोर हेल्दी है, तो फिर बाकी लोग भी आते हैं। जैसे मैं जिम जाता हूँ तो मेरे को काफ़ी लोग ट्रेनर्स मिलते हैं, तो ट्रेनर्स का अप्रोच ये रहता है कि चलो इसे ट्रेन तो करना ही करना है, फिर उसके बाद कुछ सप्लीमेंट या फिर कुछ बताना है, फिर इसको मैक्सिमम। तो आजकल आपको लगता है कि जो ट्रेनर्स हैं वो मोस्टली उस तरफ बढ़ गए जहाँ पे वो अपना प्रॉफिट देख रहे हैं, ना कि जो एक कोर आइडिया होना चाहिए कि भैया ये बंदे को एक फिटनेस के लेवल पे जाना है। तो क्या फिटर उसे फॉलो करता है? नहीं, फिटर डज नॉट फॉलो दिस अप्रोच। हम लोगों को पुश नहीं करते हैं। हमारे पास में पुश की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। हमारे पास में एक आउटबाउंड कॉल्स टीम नहीं है, हमारे पास में आउटबाउंड सेल्स टीम नहीं है। तो जब तक लोग हमसे आके ही नहीं बोलते हैं कि मुझे फिट होना है, हम उन्हें परेशान भी नहीं करते। यस, तो हमारा जो क्लाइंट बेस है, हमको भरोसा ही नहीं है। हमको लगता है कि अगर हम ऐसा पुश करेंगे ना तो वो आएंगे नहीं, 4 गाली बक के चले जाएंगे। बिल्कुल तो ऐसा है। और फिर हमारे पास में उतनी बैंडविड्थ भी नहीं है, तो फालतू में पैसा भी खर्च नहीं करते हम उस चीज़ पे अननेसेसरीली। मेरे पास तो खुद टेक्स्ट मैसेज आते हैं कि घर बैठे बैठे वजन घटाएं, तो वो सब हम करते नहीं हैं। और हमारा मानना ये है कि देखिए अगर हमने कुछ चीज़ ऐसी की स्टार्टिंग से जिससे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी पैसा बना रहा है, कस्टमर को भी पूरी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, तो आज हमें उस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो चीज़ चल रही है तो उसको चलाते हैं और उसको और बेटर करते हैं। तो अभी हम
जैसे 7.5 पहले जो हमने वेबसाइट बनाई थी, हमने उस वेबसाइट को बेटर कर दिया। हमारी पॉलिसीज़ जो थे कस्टमर फ्रेंडली थी, अब वो और कस्टमर फ्रेंडली हो गई हैं। हमारी प्राइसिंग जो थी वो और ज़्यादा कस्टमर फ्रेंडली हो गई है। तो रैदर देन डूइंग ए रेडिकल शिफ्ट, बहुत ज़्यादा एक अप्रोच चेंज करने से ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं कि जो चीज़ें हमारी अच्छी हैं हम उनको कैसे अच्छा बना सकते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन प्रोटीन को लेकर बात करता हूँ मैं। आपको क्या लगता है कितना प्रोटीन इंसान को कंज्यूम करना चाहिए? तो देखिए, एक जो टिपिकल RDA है, RDA जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है, वो बोलता है कि 0.8 ग्राम टू 1 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट। तो अगर आप एक 70 किलो के इंसान हो तो कम से कम आपको 60 से 70 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। ये हो गई RDA। लेकिन इतना मतलब आपको कम से कम कंज्यूम करना चाहिए। इसके बाद में फिर आप जितने एथलेटिक होते हो, जितनी आपकी डेली की रिक्वायरमेंट होती है, उसके हिसाब से आप अप टू 2.2 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट जा सकते हो। नॉर्मल जो एक रिकमेंडेशन होती है। अगर जो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है वो ये है कि सबसे पहले आप एग्जिस्टिंग आपकी चेक करो कि आप कितना प्रोटीन कंज्यूम करते हो, उसमें से आप 10-20% बढ़ाओ और धीरे धीरे बढ़ा के उसको 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट लेके जाओ। फिर जैसे जैसे आप अपनी फिटनेस जर्नी में प्रोग्रेस करते हो फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाओ 1.5-2 ग्राम्स तक के। बट हमेशा ये ट्रांजिशन जो होना चाहिए धीरे धीरे होना चाहिए। ओके मतलब मैंने तो देखा है जो ट्रेनर्स मोस्टली आते हैं, जब आप पहले ही बोलते हैं आपका वेट कितना है, मतलब डबल द वेट आपको प्रोटीन लेना चाहिए। तो ये बिल्कुल तो ऐसा, मतलब मैं कहूँगा ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन कौन सा है जो उनको ऐसे इस तरीके ट्रेन कर रहा है? देखिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं ऐसे, इंडिया के आउटसाइड भी हैं और इंडिया में भी है, और सबकी यही अप्रोच है। हमारी अप्रोच थोड़ी सी अलग इसलिए हो गई क्योंकि हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो लाइव क्लाइंट्स को, क्योंकि हम 3 लाख से ज़्यादा क्लाइंट्स को हैंडल कर चुके हैं, तो हमें पता है। पहले हमारी अप्रोच भी स्टार्टिंग में वही थी, बट जितना ज़्यादा हमने लोगों को, क्लाइंट्स को ट्रेन किया, उतना हमको समझ में आता गया कि ये ऐसा नहीं है। ये दुनिया में जो गाइडलाइंस चल रही हैं वो गाइडलाइंस बहुत ही जेनेरिक है और वो सब इंसान पे एक तरह से अप्लाई नहीं होती। तो अब हम खुद का स्टडी करते हैं और खुद की मटेरियल्स पब्लिश करते हैं, विच इज़ मोर अराउंड एक्चुअल क्लाइंट ट्रेनिंग, रैदर देन कि एक जो बना बनाया सिस्टम है कि वेट उठाया उसका डबल प्रोटीन कर दिया। नहीं, वी हैव सीन कि अगर आप आज 50 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो, अगर आपने कल 200 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करना शुरू कर दिया, यू विल फेस डाइजेस्टिव इश्यूज। और जब हमने उसके पीछे का पता किया क्यों होता है, वो इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी में एंजाइम्स जो होते हैं, जो आपके गट में एंजाइम्स होते हैं, वो डायनामिक होते हैं। तो जब भी आप कोई खाना एग्जिस्टिंग आप खाते जा रहे हो तो एंजाइम्स, आपका जो गट होता है वो आपका, वो उस खाने के लिए एकदम क्या बोलते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। और जब भी आप कुछ चीज़ें चेंज करते हो तो उन एंजाइम्स को थोड़ा टाइम लगता है, गट को आपको नए बैक्टीरियाज प्रोड्यूस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर आप एकदम से कोई भी खाना चेंज करोगे या उसकी क्वांटिटी बढ़ाओगे, यू विल फेस सम सॉर्ट। सो अ लॉट ऑफ पीपल वर फेसिंग इंडाइजेशन इश्यूज। तो हमने जब उसको ग्रेजुअली बढ़ा के करना शुरू किया तो हमने देखा कि 4 हफ्ते में आपका गट एडजस्ट हो जाता है टू द न्यू क्वांटिटी। तो कोई भी चीज़ जो आपको करनी है, अगर आप ग्रेजुअली करते हो, इट्स मच बेटर। तो अभी हमारी अप्रोच उस पर फोकस है। एक और ऐसा ही क्वेश्चन है कि लोग कहते हैं कि आपको ना नून में कार्ब्स लोडिंग नहीं करनी, मतलब करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, या फिर रात में आपको कर लेनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ये जो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज़ फालतू। इसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं है। और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल होती हैं। ओके। अब अगर मुझे कार्बोहाइड्रेट्स खाना है, अगर आप मुझसे बोलोगे नहीं भाई तू कार्बोहाइड्रेट्स मत खा, तो वो चीज़ मैं 4 दिन फॉलो कर पाऊंगा, पर मैं लाइफ लॉन्ग उसको फॉलो नहीं कर पाऊंगा। भाई साउथ इंडियन तो यार बचपन से वो पैदा होते से कार्ब्स खाता है। अब आप उसको बोल दोगे कि नहीं अब तू कार्ब्स मत खा, अब तू सिर्फ फैट्स खा, हो ही नहीं पाएगा पॉसिबल। तो लॉन्ग टर्म में ऐसी चीज़ हमको करनी है जो कि हम खुशी खुशी कर सकें। अगर आप अपनी बॉडी को पनिश करोगे, अपने मन को मार के कोई भी चीज़ करोगे, तो आप 2-5 दिन 15 दिन कर लोगे, बट उसको सस्टेनेबली नहीं कर पाओगे। और इसीलिए ज़्यादातर लोग जो डाइट करते हैं, 90% ऑफ द पीपल एक्चुअली फेल। तो हमारा लाइफस्टाइल पे फोकस रहता है, ना कि शॉर्ट टर्म डाइट पे और ट्रेनिंग पे। जैसे आप इतने फिट हो तो आपका दिन भर का रूटीन क्या है? मतलब आप इतना बिल्कुल ऐसे रहते हो कि नहीं मुझे ये डाइट प्लान फॉलो करना है, इतना स्ट्रिक्ट रहना है, ऐसा है? या कुछ नहीं खाना है, या ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना? हाँ, तो देखिए बिना डिसिप्लिन के तो कोई भी लाइफ में कहीं नहीं होता। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ और मैं ऐसे कुछ भी कचरा वचरा खा के और फिट रह लेता हूँ, बिकॉज दैट वुड बी लाई। आई फॉलो अ वेरी डिसिप्लिन्ड अप्रोच, बट दैट अप्रोच इज़ नॉट जस्ट रिलेटेड टू फिटनेस। मैं अपने काम में भी उतना ही डिसिप्लिन हूँ, मैं अपने रिलेशनशिप्स में भी उतना ही डिसिप्लिन हूँ, और मैं अपने सोशल जो मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसमें भी उतने ही डिसिप्लिन हूँ। सो ऐसे कुछ आउट ऑफ द ब्लू एक्स्ट्रा मैं फिटनेस के लिए नहीं करता हूँ।
जितनी मेहनत मैं अपनी मेंटल, सोशल और फाइनेंशियल वेलबींग के लिए करता हूँ, उतनी ही मेहनत मैं फिजिकल वेलबींग के लिए करता हूँ। तो मैं सब जगह बराबर मेहनत करता हूँ। एक और मेरे को थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगता है, लोग कहते हैं स्टीरॉइड्स जो हैं या फिर वो ना लेके आप GH ले लो, तो क्या ये सही है? कोई भी चीज़ जो कि आपकी बॉडी के नॉर्मल जो एक फिजियोलॉजी होती है उसको अगर ऑल्टर करती है तो उसका कभी ना कुछ आपको साइड इफेक्ट होगा ही होगा। ठीक है, आपको सर दर्द होता है, आप एस्पिरिन ले रहे हो, आप रोज एस्पिरिन नहीं ले सकते अगर आपको सर दर्द नहीं है। सो क्योंकि फिर उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट आपकी बॉडी एक रेजिस्टेंस स्ट्रेन डेवलप कर लेगी। लोग बोलते हैं कि आप एंटीबायोटिक्स लेते रहते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सो इट बेसिकली योर बॉडी डेवलप्स दैट रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। उसी तरह से सो मैं ये बोल रहा हूँ कि दुनिया की कोई भी चीज़ हो, कितनी भी अच्छी हो, अगर आपके वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को हैम्पर करती है, इट विल हैव साइड इफेक्ट्स इन द लॉन्ग रन। स्टेरॉइड्स अगर आप लेते हो तो बिना वर्कआउट के भी आपका मसल मास बढ़ता है। ओह, सेम अप्लाइज टू ग्रोथ हार्मोन्स। और बिना वर्कआउट के अगर आपका मसल मास बढ़ रहा है, दैट पुट्स एडिशनल लोड ऑन द बॉडी। क्योंकि देखिए आपकी बॉडी क्या है, पूरी सेल्स की बनी होती है। मसल्स जो होते हैं, मसल टिश्यूज, मसल सेल्स, अगर उन मसल सेल्स को अपकीप के लिए मतलब जिंदा रहना है तो उनको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी। न्यूट्रिएंट आपका डिलीवर होता है ब्लड स्ट्रीम में, और ब्लड स्ट्रीम को पूरा ये सर्कुलेशन कौन करता है? आपका हार्ट पंप करता है, राइट? तो अगर आपने एडिशनल मसल मास गेन कर लिया है लेकिन आपका हार्ट तो स्ट्रांग नहीं हुआ ओवर पीरियड ऑफ टाइम, अब क्या हो गया? हार्ट को और ज्यादा ब्लड पंप करना पड़ेगा क्योंकि अब आपके पास में एक्स्ट्रा मसल मास है, राइट? तो इट विल पुट अननेसेसरी प्रेशर ऑन योर हार्ट, इट विल पुट अननेसेसरी प्रेशर ऑन ऑल ऑफ योर ऑर्गन्स। तो कई बार आपने देखा होगा कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उसमें काफी सारे इंसिडेंट्स होते हैं, बहुत हार्ट अटैक के केसेस बिल्कुल आते हैं आजकल, तो आ रहे हैं। उनका लिवर फेलियर का प्रॉब्लम होता है, उनकी कोलेस्ट्रॉल जो होती है, लिपिड प्रोफाइल पूरी मेस्ड अप होती है, और वर्स्ट पार्ट है कि उनका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन जो होता है वो कम हो जाता है। और फिर उसके बाद में उनको पोस्ट साइकिल थेरेपी जिसको बोलते हैं PCT करनी पड़ती है टू रेगुलेट नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन। एग्जैक्टली, ये सस्टेनेबल नहीं है अनलेस अंटिल यू आर लाइक मिस्टर ओलंपिया, जिसकी आप पैसा भी वहीं से कमा रहे हो, आपकी पूरी जिंदगी वहीं से बन रहे हो, प्रोफेशन ही है वो आपका, ये आपके सस्टेनेबल नहीं है। अगर आप, और दूसरा फिर इंडिया में तो बिल्कुल ही कोई फायदा नहीं, क्योंकि इंडिया में बॉडी बिल्डिंग इज नॉट रियली अ गुड करियर ऑप्शन। लोग जैसे एकदम से उठ के आते हैं, कहते हैं अरे उससे हार्ट अटैक आ गया, आपको ये डिब्बे नहीं खाने चाहिए, ये कितना करेक्ट स्टेटमेंट है? मैं लोगों को ब्लेम नहीं करता हूँ, वही चीज़ बोलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सप्लीमेंट इंडस्ट्री इज ऑल्सो एट फॉल्ट। सप्लीमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा एडल्ट्रेशन है, सप्लीमेंट इंडस्ट्री ने लोगों को एजुकेट नहीं किया है। तो आज अगर लोग उठ के सप्लीमेंट इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं या उन पर भरोसा नहीं करते हैं, तो उसमें लोगों की गलती नहीं है, उसमें सप्लीमेंट इंडस्ट्री की गलती है। सप्लीमेंट से डायरेक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं होती एज सच। अगर आप स्टेरॉइड्स लेते हो तो उसके कारण प्रॉब्लम होती है। आप स्मोकिंग करते हो, ड्रिंकिंग करते हो, यू आर नॉट टेकिंग सफिशिएंट स्लीप, यू आर स्ट्रेस्ड, इफ़ यू टेक सम सॉर्ट ऑफ थर्मोजेनिक्स, आप यू नो दीज फैट बर्नर्स और जो आपके एफिनेफ्रीन जो अलग अलग टाइप के आपके आते हैं, वो सब चीज़ें लेते हो, दैट कैन कॉज कार्डियोवैस्कुलर इंसिडेंट्स। सप्लीमेंट्स अगर आप वे प्रोटीन ले रहे हो तो वे प्रोटीन इज जनरली सेफ सप्लीमेंट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ओमेगा 3 मल्टीविटामिन ये सब चीज़ें जनरली सेफ होती हैं, इनका कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। लोग कंफ्यूज करते हैं सप्लीमेंट्स को और स्टेरॉइड्स को, स्पेशली जो ओल्डर अपनी जनरेशन है, उनको समझ में नहीं आती ना, नहीं आती। तो वो जनरली उनको लगता है कि ये डब्बे में ही स्टेरॉइड्स, उनको समझ में नहीं आता कि सप्लीमेंट्स आर डिफरेंट, स्टेरॉइड्स आर डिफरेंट। मतलब उसकी एजुकेशन में नहीं जाना चाहते, वो कहते हैं ऊपर से देख के बता दिया हाँ भाई ये रिजल्ट है। अब एक मैंने देखा है, लोग कहते हैं कि मेरे फादर को शुगर था, मुझे भी शुगर है। लोग कहते हैं उनके पापा के बाल कम थे, मेरे ही बाल कम है। तो क्या ऐसा है कि हम ऑल्टर कर सकते हैं जेनेटिकली, अगर हम वर्कआउट करें, प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करके, ऐसे हम ऑल्टर कर सकते हैं? बिल्कुल। सो देखिए क्या होता है कि एक तो हेरिडेटरी हो गया, जहाँ पे कि आपके कुछ जेनेटिक्स थे, जेनेटिक्स आपके जनरेशन से आपके जो कमिंग जनरेशन है वहाँ पे पास ऑन हो गए। जैसे आपकी आंखों का कलर या आपका एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जो आपका या आपके हाइट के जेनेटिक्स जो हो गए, कुछ हद तक वो हो जाता है। दूसरा फिर होते हैं आपके लाइफस्टाइल और बिहेवियरल फैक्टर्स। अगर कोई ये बोले कि मेरी फैमिली में डायबिटीज़ चल रही है, तो ऐसा नहीं है कि बाय डिफ़ॉल्ट आप में वो डायबिटीज़ के जीन्स हैं। अगर टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करूँ मैं, टाइप 2 डायबिटीज़ इज अ लाइफस्टाइल डिसीज़। सो ऐसा नहीं है कि आप में वो डिसीजेस आप में डायबिटीज़ के जीन्स हैं, बट ये हो सकता है कि क्योंकि उनकी एक सर्टेन लाइफस्टाइल है, उनका एक सर्टेन बिहेवियर है,
वो बिहेवियर और लाइफस्टाइल आप भी एक्वायर करोगे एज अ पार्ट ऑफ यू ग्रोइंग अप। जैसे बोलते हैं ना हीरो का बेटा है या पुलिस का बेटा पुलिस, वैसे ही डायबिटिक्स जो फैमिली होती है उनके बच्चों में डायबिटीज के थोड़े से गुण आ ही जाते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स, बिकॉज ऑफ बिहेवियर एंड लाइफस्टाइल। ओके, राइट, बट ऐसा नहीं है कि हीरो के बेटे को हीरो ही बनना है। कई बार ऐसा होता है कि वो कुछ और बन जाता है। ऐसे ही पुलिस का बेटा कई बार चोर भी बन जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि आपके पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो आपको भी टाइप 2 डायबिटीज़ होनी है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल फिक्स करते हो, मेरी फैमिली में सब ओबीस थे। या तो आई वॉज ऑल्सो बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, क्योंकि पेरेंट्स ही सब गंदा कचरा खा रहे हैं तो सबकी आदत वैसी हो। मेरी पूरी फैमिली में सब ओबीस थे। अच्छा, तो फिर देन आई kind of became that black swan। और फिर मैं खुद फिट हुआ और अब मैंने सबको फिट करना शुरू कर दिया, तो सब फिट होना शुरू हो गए। तो जस्ट बिकॉज इट इज़ इन योर फैमिली, ऐसा नहीं है कि आपको भी वही चीज़ फॉलो करनी है, आप थोड़ा हट के भी जा सकते हो। जैसे लाइफस्टाइल में लोग कहते हैं कि घी खा लेना चाहिए, मस्टर्ड ऑयल होता है, ये सब होता है। फिर ऑलिव ऑयल का कॉन्सेप्ट आया, तो आपको लगता है कितना सही है ऑलिव ऑयल का कॉन्सेप्ट? सही गलत कुछ नहीं है। जनरली ऑयल जो होते हैं उनको हमेशा कम मात्रा में ही खाना चाहिए। कोई भी एक ऑयल ऐसा नहीं है कि उसके बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल बेनिफिट होते हैं। आप जितना ज़्यादा ऑयल कंज्यूम करेंगे उतना आपका कैलोरीज बढ़ेगी, कैलोरीज बढ़ेगी इट विल लीड टू ओबेसिटी, ओबेसिटी बढ़ गई तो फिर आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो एक कोई ऑयल में ऐसे कुछ मैजिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती है। दे आर सोर्सेज ऑफ फैट। आपकी बॉडी में जो फैट की रिक्वायरमेंट होती है दिन की 30 से 40 ग्राम आपका फैट जो होता है एसेंशियल फैट एक रिक्वायरमेंट होती है, बट दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। उससे ज़्यादा आपको ऑयल कंज्यूम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ऑलिव ऑयल क्या है कि इट्स लार्जली यूरोप में लोग ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं। इंडिया में हमारा कल्चर घी और मस्टर्ड ऑयल, और साउथ में जाए तो कोकोनट ऑयल का। तो क्या होता है ना कि कॉपी पेस्ट की जो अप्रोच चलती है, तो लोग देखते हैं कि यार यूरोप में लोग काफ़ी हेल्दी हैं, तो देखा होगा कि वहाँ पर सैलेड पे वो ऑलिव ऑयल डाल रहे हैं, तो ऑलिव ऑयल तो देख लिया, वो नहीं देखा कि वो सैलेड के ऊपर डाल रहे हैं। राइट, तो अब हमारे यहाँ सब वो कंसेप्ट हो गया है कि चलो यार, तो बस वो है। बाकी की लाइफस्टाइल नहीं देखी उन्होंने कि वो जनरली एक्सरसाइज भी करते हैं, कम खाना खाते हैं, हर मील के साथ में सैलेड खाते हैं, बस ये देख लिया कि ऑलिव ऑयल डाल रहे हैं। तो उठा के इन्होंने बाकी सारी चीज़ें डिस्कार्ड करके और सिर्फ ऑलिव ऑयल उठा लिया, और ऑलिव ऑयल भी यहाँ भर भर के खा रहे हैं। सो इट्स नॉट गोना हेल्प। अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे इसी बात को लेके, जैसे अब लोग बोलते हैं अरे उसको इंजेक्शन लगा दिया, वो चिकन इज नाउ ग्रोन अप वेरी अर्ली, अंडे आ गए मार्केट में, अरे वो तो बहुत ज़बरदस्ती उनसे अंडा आया है मार्केट में, तो कंज्यूमर जो है कंज्यूमर काफ़ी बड़ा हो गया तो हम ऐसा कर रहे हैं। तो क्या हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का? लॉन्ग टर्म स्टडीज़ हमारे पास में नहीं है जो कि ये हमको बता सके कि इम्पैक्ट पड़ रहा है और कितना पड़ रहा है। ये मैं कम्प्लीटली मतलब मैं अपने मन गढ़ंत से नहीं बना के बताने वाला कि भाई इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है कि नहीं, बट अगर आप सोच के देखें तो आज हर चीज़ जो आपको मार्केट में मिलती है, राइट फ्रॉम योर ग्रेन्स टू योर पोल्ट्री टू डेयरी टू मीट, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ केमिकल ऑल्ट्रेशंस तो हो ही रही हैं। और आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हो भाई। आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप जाओगे अपना खुद का लाइक आप यू ओपन योर ओन पोल्ट्री फार्म या आप आपकी खुद की डेयरी डाल लो, या फिर आप खुद फार्मिंग करके अपने ग्रेन्स उगाओ। आज वो पॉसिबल नहीं है। तो उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में हैं, कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में चीज़ें कंट्रोल में नहीं है, आपके हाथ में बहुत कुछ कंट्रोल में है। क्योंकि देखो आज मैं भी ऑर्गेनिक खाना कभी नहीं खाता हूँ, ना ही मैं कोई ग्लूटेन फ्री खाता हूँ। मैं भी वही अंडे खा रहा हूँ जो मुझे मार्केट में मिल रहे हैं, वही ग्रेन्स खा रहा हूँ जो मुझे मार्केट में मिल रहे हैं। लेकिन कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आई एम वेरी फिट। मेरे कोलेस्ट्रॉल जो है दे आर मच बेटर एट 37। आई एम वे फिटर देन लॉट ऑफ पीपल। क्योंकि मैं 8 घंटे सोता हूँ, आई ड्रिंक 4 लीटर मेरा पानी रहता है रोज़ का, 4 से 5 लीटर पानी रहता है। एक्सरसाइज एवरी सिंगल डे एंड आई ईट माइंडफुली, आई ईट माई वेजिटेबल्स। तो जब तक आप अपने हाथ में जो चीज़ें हैं उनको कंट्रोल नहीं कर रहे हो तो आप दूसरी चीज़ों पर पॉइंट आउट मत करो। आपके पॉइंट आउट करने से कुछ होगा नहीं। अब लोग बोलते हैं प्रोसेस फूड में कार्सिनोजेनिक होता है, फिर उससे कैंसर होने के चांसेस होते हैं, ये भी कितना सही है आपके हिसाब से? थोड़ा सा एक ये मिक्स बैग है, क्योंकि इसमें देखिए क्या होता है ना कि कैंसर सेल्स बाहर से नहीं आते हैं। बेसिकली कैंसर सेल्स और बॉडी के सेल्स जो एक टिपिकल साइकिल उनको फॉलो करनी रहती है कि भाई सेल्स जो होते हैं बॉडी में लाइक बॉडी प्रोड्यूसेस सेल्स, सेल्स मैच्योर एंड देन दे डाई। एवरी वंस इन अ वाइल यू गेट अ बंच ऑफ रोग सेल्स जो मरने की जगह पूरी बॉडी को मारना शुरू कर देते हैं। सो दोज आर बेसिकली कैंसरस सेल्स। और वो किस तरीके से ट्रिगर होता है उसके बहुत सारे रीजंस हैं। तो आप
आइसोलेट नहीं कर सकते हो वो रीज़न जिसके कारण आपको कैंसर हो रहा है 100%। आपको ये कुछ चीज़ें पता है, जैसे कि आपको पता है कि ओबेसिटी में कैंसर की प्रेवलेंस थोड़ी सी बढ़ जाती है। आपको पता है कि अगर आप स्मोकिंग करते हो तो लंग कैंसर का डायरेक्ट कोरिलेशन है। आपको पता है कि अगर आप टोबैको खाते हो तो आपका माउथ कैंसर के चांसेस हैं। तो हमें कोरिलेशन कुछ कुछ चीज़ों के पता है कि भाई दीज आर द टॉप रीजंस विच कैन बी अवॉइडेड एंड देन दे कैन इम्प्रूव आवर चांसेस ऑफ सर्वाइविंग कैंसर और इम्प्रूव आवर ऑड्स अगेंस्ट कैंसर। बट इट्स लाइक आप लोगों को बोलते हो कि आप सीट बेल्ट पहनो और गाड़ी थोड़ी सी धीरे चलाओ लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सीट बेल्ट पहन रहा हूँ और गाड़ी धीरे चला रहा हूँ तो मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा। मेरा एक्सीडेंट फिर भी हो सकता है, पीछे से कोई आके ठोक कर चला जाए। लेकिन अगर मैंने सीट बेल्ट पहना है, अगर मेरी गाड़ी में एयरबैग्स हैं, तो चांसेस ऑफ माई सर्वाइवल आर हाई। तो अगर मैं जनरली फिजिकली फिट हूँ, अगर मैं जनरली स्मोक ड्रिंक और ये सब नहीं करता हूँ और बाय कैसे भी मतलब ऊपर वाला अगर चाह रहा है कैंसर हो गया, तो चांसेस ऑफ मी फाइटिंग कैंसर एंड कमिंग आउट ऑफ इट इज मच बेटर कंपेयर टू समबडी हु स्मोकिंग ड्रिंकिंग अनहेल्दी। तो कैंसर के अगेंस्ट में कोई गारंटी नहीं है हमारे पास में। किसी को भी कैंसर हो सकता है, बट लाइफस्टाइल के जो कारण हैं दे आर टुडे मेजर रीजंस फॉर कैंसर। आज ICMR ने भी काफ़ी बार ये चीज़ रिपीट की है, WHO ने भी बोला है कि कम से कम 18 से 20 ऐसे कैंसर्स हैं विच आर प्राइमरली एंड प्राइमरली बिकॉज ऑफ पुअर लाइफस्टाइल। पुअर लाइफस्टाइल मतलब हमें वो फूड हैबिट्स पे या फिर वैसे हम बोलते हैं कि प्रोसेस फूड है, ओबेसिटी, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब चीज़ें अगर हम बंद कर दें तो कम से कम जो हमारे कॉमन टाइप ऑफ कैंसर्स हैं उनको काफ़ी हद तक अवॉइड कर सकते हैं। अब एक स्टेटमेंट है जैसे घास है ना, हिरन घास को खाता है, शेर उसको खाता है, फिर हम बोलते हैं कि हम डायरेक्टली एज ए ह्यूमन बीइंग सीधे घास क्यों नहीं खाते हैं, मतलब वेजिटेबल चीज़ें क्यों नहीं खाते हैं, हम ऐसे मीट साइकिल को क्यों फॉलो करें? इज इट बिकॉज दे आर प्रमोटिंग द इंडस्ट्री और ऐसे हम बन गए टाइम के साथ? नहीं, पर मैं घास क्यों खाऊंगा? नहीं, घास नहीं, मतलब अभी वेजिटेबल की बात कर रहा हूँ, जैसे वो भी नेचुरल वेजिटेशन है। हाँ। मैं कह रहा हूँ वो सोर्स ऑफ जो प्रोटीन ढूंढ रहे हैं वो हम उधर से क्यों ढूंढ रहे हैं, डायरेक्टली ऐसे मीट कल्चर को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? सो ऐसे तो फिर घास भी जो है वो घास भी उगती है सनलाइट से। हाँ, तो फिर मैं सन की तरफ देखूंगा, मुझे प्रोटीन मिल जाएगा। वैसा नहीं होता। सनलाइट का जो एक लाइट आती है उससे प्लांट फिर फॉलोज फोटोसिंथेसिस। एनिमल बॉडी इज मोर डेवलप्ड टू कन्वर्ट प्लांट, जो आपका स्टार्च होता है वो उनकी बॉडी में स्टार्च कैन बी प्रोसेस्ड इन अ मच बेटर मैनर। जो सेल्यूलोज होता है वो आराम से उनकी बॉडी उनके डाइजेस्ट कर सकती है और उसमें से वो प्रोटीन एब्जॉर्ब कर लेती है। ह्यूमन बॉडी इज नॉट बिल्ट टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज। तो ह्यूमन बॉडी इज बिल्ट टू लेट्स से गो फॉर स्लाइटली शॉर्टर चेन्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, राइट? और सीरियल्स हम खा सकते हैं, लेकिन हम कई सारी ऐसी वाइल्ड चीज़ें नहीं खा सकते जो एनिमल्स खा सकते हैं, राइट? अगेन मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमें एनिमल्स खाना चाहिए, क्योंकि मैं एग्स खाता हूँ बट आई एम नॉट दिस थिंग। बट जो एक लॉजिक है वो लॉजिक सही नहीं है कि आप एनिमल्स जो है घास खाते हैं तो आप घास क्यों नहीं खा सकते, आपको एनिमल्स क्यों खाना है? लॉजिकली इट डज नॉट मेक सेंस, क्योंकि घास भी आपकी सनलाइट से बनती है। तो फिर उस लॉजिक के हिसाब से तो मैं सन की तरफ देखूं, मुझे प्रोटीन मिल जाएगा। करेक्ट, नाइस। जैसे हम आइडल बॉडी की बात करते हैं तो आइडल बॉडी में हम किसी को देखते हैं उसके 6 पैक एब्स हैं, है ना? एक नॉर्मल आदमी है, ज़रूरी नहीं है कि किसी प्रोसेस के थ्रू नॉर्मली चल रहा है और वो हमेशा उस तरीके का 6 पैक एब्स मेंटेन कर ले। तो आजकल ये जो लाइफस्टाइल आ गया है कि लोग उसे ही फॉलो करते हैं कि अच्छी है, बल्कि उसका स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं है ना? हो सकता है लेना देना, बट ज़रूरी नहीं जो हम जो देख रहे हैं उस पर स्ट्रेंथ का कोई लेना देना है। तो जो ये जो हम जो फॉलोइंग जिस तरफ जा रही है वो ये गलत है कि सही है? पहली चीज़ तो मुझे लगता है कि उतना ज़्यादा लोग फॉलो करते नहीं है। तो अभी तो ये बहुत कम लोग हैं। इंडिया में सिर्फ 50 लाख लोग जिम जाते हैं आउट ऑफ 1.4 बिलियन पीपल। ओके, राइट? सो 140 करोड़ लोग में से सिर्फ 50 लाख जा रहे हैं जिम, तो अभी उनको भी जाने से रोको मत। वो जा रहे हैं, उनको जाने दो, ठीक है? जब कहीं हम एक लेवल पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे कि यार ठीक है 4-5 करोड़ लोग जा रहे हैं, कम से कम 10% आबादी जाए, तब हम डिस्कस करेंगे कि यार कहीं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज तो नहीं कर रहे। आज तो हमारी मेन प्रॉब्लम क्या है कि 20 लाख लोग हर साल इंडिया में कार्डियोवैस्कुलर इंसिडेंट्स के कारण मर रहे हैं। एग्जैक्टली 25% हमारी सालाना जो डेथ्स हो रही हैं दे आर बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल इश्यूज। सो आज हमारे पास में ओबेसिटी इज मच बिगर प्रॉब्लम रादर देन पीपल गोइंग टू द जिम। पहले बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करें, उसके बाद में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को देखेंगे। रही बात आपके सवाल की कि क्या ये सही है, आई थिंक वो हर इंसान अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है। क्या है कि और ऐसा नहीं है कि अभी कुछ ट्रेंड है, हमेशा से चलता है। पीपल वांट टू फॉलो द बेस्ट बिकॉज़ दे वांट टू बिकम द बेस्ट। एवरेज के लिए कोई सेटल नहीं होना चाहता। तो जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे लोग देखता है कि यार
अब जैसे ओलंपिक में प्लेयर्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम सेलिब्रेट तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को ही करते हैं, चौथे का तो कोई नाम भी याद नहीं रहता। तो वैसे ही अगर 10 लोग हैं जिनकी बॉडीज हैं, उसमें से जिसकी सबसे अच्छी बॉडी होगी वो थोड़ा सा लोग उसको ज्यादा फॉलो करते हैं। पहले के टाइम में भी जो पहलवान होते थे, पहलवान तो सभी हैं, लेकिन जो जीत रहा है उसको ही हम सेलिब्रेट करते थे। तो ये तो ह्यूमन नेचर है कि हम ज्यादातर फॉलो बेस्ट को ही करेंगे। तब यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो गया कि डेफिनेशन जो बेस्ट की है वो थोड़ी सी मड़ी हो गई, क्योंकि क्या होता है कि आजकल बॉडी तो आप स्टेरॉइड्स लेके भी बना सकते हैं। मेरा कुछ नहीं आता। हाँ, तो क्या है कि आप अब देखोगे कि 20-22 साल के बच्चे हैं और उनकी बॉडी एकदम 35-40 साल के लोगों जैसी इतनी मैच्योरिटी आ गई, तो वो आपकी नेचुरली तो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो वहाँ पे क्या हो गया कि लोग उनको देखने लग जाते हैं, देन दे स्टार्ट आइडलाइजिंग देम, और वहाँ पे फिर वो शॉर्टकट प्रमोट करते हैं, विच इज रॉन्ग, क्योंकि उस टाइप की बॉडी आप सस्टेन नहीं कर सकते। और वहाँ पे थोड़ा सा एक इंटरनल और एक्सटर्नल हेल्थ जो है उसके थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाता है। और मेरा मानना ये है कि देखिए, हमेशा आप जो भी चीज़ करते हो उसमें सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। आज आपने बॉडी बना ली, आपने 6 पैक एब्स बना लिए, ठीक है, अब मुझे ऑलमोस्ट 10 साल हो गए मैं ऐसी बॉडी मेंटेन करता हूँ, और मुझे पता है कि मैं अगले 50 साल तक ऐसी बॉडी मेंटेन कर सकता हूँ, राइट। आप जो ये अप्रोच फॉलो कर रहे हो, क्या उस अप्रोच से आप ये बॉडी 10 साल, 20 साल, 30 साल आगे फॉलो कर सकते हो? क्योंकि इसके लिए आपको सही नॉलेज होनी चाहिए, सही आप में डिसिप्लिन होना चाहिए। आपकी बॉडी चेंज हो गई और आपका माइंडसेट सही है क्या? तो जब तक आपके पास में एक फिजिकल चेंज के साथ साथ में मेंटल चेंज नहीं होगा, आप वो चीज़ सस्टेन नहीं कर पाओगे। अब किचन पे बात करें थोड़ा सा। मैंने कहीं सुना था, मतलब या कहीं पढ़ा था, मुझे याद नहीं, कि लोग ना प्रेशर कुकर में बोलते हैं कि आप कुछ उसमें बनाओगे तो आपकी काफ़ी न्यूट्रिशन वैल्यू गिर जाएगी। तो ऐसा है क्या, मतलब कि ऐसा होता है कि न्यूट्रिशन वैल्यू गिर गई तो ये नहीं प्रमोट करना चाहिए प्रेशर, वो पूरा ओल्ड मेथड को जाना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हर चीज़ के कुछ ना कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। और कोई भी जब ये चीज़ें मार्केट में आती हैं, आप ये समझिए, कोई किसी को मारने की कोशिश नहीं कर रहा है। जनरली क्या होता है ना कि लोग आजकल हर चीज़ पे ब्लेम करने लग जाते हैं कि प्रेशर कुकर में ये न्यूट्रिएंट कम हो गया। अरे आप मत यूज़ करो ना प्रेशर कुकर। आपको कोई ज़बरदस्ती ऐसे दहेज में देके थोड़ी ना जा रहा है कि लो भाई प्रेशर कुकर यूज़ कर रहे हैं। आप बनाओ अपने मिट्टी के बर्तनों में खाना, कौन मना कर रहा है? फिर वहाँ पे बोलोगे कि यार मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं तो उसमें कोयला यूज़ कर रहे हैं, कोयले से हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड हो रहा है, वहाँ से अब यार इंटरकनेक्टेड है, सब चीज़ इंटरकनेक्टेड है। तो आप कितना इन सब चीज़ों से भागोगे, अब कुछ ना कुछ आपका न्यूट्रिएंट वैल्यू में कम आएगा। जब भी आप किसी भी खाने को कुक करोगे तो उसकी थोड़ी सी न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है, प्रोटीन डीनेचर होता है, कुछ एक जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। बट आई एम सेइंग कि दीज आर नॉट वेरी बिग प्रॉब्लम्स। आप अगर सही अमाउंट में पानी नहीं पीते हो, अगर आपका न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट नहीं है, अगर आप सही अमाउंट में प्रोटीन नहीं ले रहे हो, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो और आपकी लाइफ में स्ट्रेस ही स्ट्रेस है, तो यू हैव बिगर प्रॉब्लम्स टू सॉल्व। पहले बड़ी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करो, उसके बाद में छोटी मोटी चीज़ों पे ध्यान दो। आप कर क्या रहे हो कि आप बड़ी प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर रहे हो और आप हर जगह छोटी प्रॉब्लम्स ढूंढ रहे हो कि यार ये अंडे पैस्चराइज हैं कि नहीं है, ये इसमें ये प्रॉब्लम है कि नहीं है। प्रॉब्लम है वो, लेकिन उससे बड़ी प्रॉब्लम्स भी हैं आपकी लाइफ में जो कि आपको सॉल्व करना है। और देखिए, वो प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं है कि मैं अपना खुद का प्रोटीन बना रहा हूँ, या मेरे पास में खुद का मेरा अंडों का फॉर्म है, या मैं खुद की एक मतलब दूध लगाता हूँ गाय से और वहाँ से मेरा मिल्क आ रहा है, राइट। मैं भी वही खाना कंज्यूम कर रहा हूँ, आप भी वही खाना कंज्यूम कर रहे हो, बट आई एम फिजिकली मोर फिट, यू आर नॉट सेइंग यू, आई एम जस्ट सेइंग इन जनरल। तो अगर आप वैसा है तो आप समझो कि मैं क्या अलग कर रहा हूँ और आप क्या अलग कर रहे हो। मैं बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम्स है लाइफ में उनको सही ढंग से मैनेज कर रहा हूँ, तो छोटी प्रॉब्लम्स जो है वो हमेशा एग्जिस्ट करेंगी, आप उसका कोई सोल्यूशन नहीं। एक और प्रॉब्लम है जो इंसान ने अपने आप से क्रिएट कर लिया, वो कहता है कि जो फार्मिंग है वो तो दिन पर दिन कम होती जा रही है, कंज्यूमर तो बढ़ता जा रहा है, जो भी प्रोडक्ट आ रहा है हमारे पास तो गलत ही प्रोडक्ट आ रहा है। ये स्टेटमेंट कितना सही है? तो उसके लिए क्या करोगे आप? मतलब उसके लिए आप क्या कर सकते हो? पहली चीज़ तो ये गलत है, लोग बोल रहे हैं कि फार्मिंग कम हो रही है, ऐसा नहीं है। फार्मिंग हो रही है, फार्मिंग हो रही है और तभी लोगों तक अनाज पहुंच रहा है। इनफैक्ट आपकी नेल्सन की 2018 की रिपोर्ट आई थी, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि 2050 तक प्रॉब्लम ये नहीं रहेगी कि फूड हमारे पास में नहीं, हमारे पास में विल हैव एन ओवर सप्लाई ऑफ फूड। फूड की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, विल हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड। मेन प्रॉब्लम होगी कि लोग सही अमाउंट में, सही क्वांटिटीज़ में फूड की क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं। मतलब अब सही अमाउंट में आपको प्रोटीन मिल रहा है, आपको B12 मिल रहा है, आपको कैल्शियम मिल रहा है। और ये दिस प्रॉब्लम ऑफ मैल न्यूट्रिशन इज नॉट गोइंग टू बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड, बट प्राइमरली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। आज आप इंडिया में देखें तो मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम इज नॉट लिमिटेड टू वन स्ट्राटा, इट्स अक्रॉस ऑल लेयर्स। आज आपके अमीरों को भी मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, वही गरीबों को भी है। खाना मिल रहा है दोनों को,
थोड़ा कम मिल रहा है, यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोनों ही प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, दोनों को ही बी विटामिन्स नहीं मिल रहे हैं, दोनों को कैल्शियम नहीं मिल रहा है। एक के पास में हो सकता है खाना थोड़ा कम हो, दूसरे के पास में खाना बहुत है लेकिन उसमें नॉलेज नहीं है। जैसे आपकी लाइफ है, जैसे आपका डे टू डे बिजनेस भी है, आपका डे टू डे अपनी पर्सनल लाइफ भी है, तो कैसे आप दोनों को पैरेलली मेंटेन कर लेते हो? सब एक दूसरे में मिक्स है, मतलब लोग बोलते हैं प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ अलग अलग रखनी चाहिए, मुझे नहीं लगता है कि वैसा होता है। एक आपको गाइडिंग प्रिंसिपल्स बनाने पड़ते हैं और वो चीज़ें आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सीखते हो। तो इट कम्स विद प्रैक्टिस बेसिकली। जब स्टार्टिंग में जब बिज़नेस स्टार्ट किया था, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज माई बिजनेस एंड फैमिली। स्ट्रेस काफ़ी होता था और वो स्ट्रेस जो था कभी कभी घर पे भी निकल जाता था। एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अगर मैं फिटनेस को इस तरीके से अप्रोच कर रहा हूँ, फिटनेस में कोई शॉर्टकट नहीं है, तो मेरे मेंटल, सोशल और फाइनेंशियल वेलबींग में भी कोई शॉर्टकट नहीं है। तो जब मैं जिम गया, वहीं से मुझे ये वैल्यूज़ मिले कि भाई जैसे आपकी मसल्स धीरे धीरे बनती हैं, उसी तरह से आपका दिमाग भी धीरे धीरे स्ट्रांग होता जाता है, उसी तरह धीरे धीरे आपकी मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप होती है, उसी तरह आपकी धीरे धीरे सोशल वैल्यूज़ डेवलप होती हैं, और उसी तरह धीरे धीरे आपकी रिलेशनशिप्स डेवलप होती हैं। तो अभी वी जस्ट कंप्लीटेड 10+ years नाउ, मी एंड माई वाइफ, वी हैव अ स्मॉल डॉटर। तो जब वो समझ आ गई कि जैसे आप फिटनेस को अप्रोच कर रहे हो, वैसे आप लाइफ की सारी चीज़ें, फिजिकल, मेंटल, सोशल और फाइनेंशियल, इनको सबको एक तरीके से अप्रोच करोगे तो आपको सब जगह ग्रोथ मिलेगी। तो बस वही, इट कम्स विद प्रैक्टिस, उसमें कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। यू हैव टू डू इट द राइट वे and just practice the same things over and over of time. You just have to repeat. It's basically a lot of repetition and then everything is just compounding. ये गुड फिजिक का जो कॉन्सेप्ट है, आइडल फिजिक का कॉन्सेप्ट है, ये लोगों ने बहुत मिसगाइड किया हुआ है कि स्ट्रेंथ को लेके ये अच्छी स्ट्रेंथ होगी, जिसमें बड़ी बॉडी होगी। आपका होलिस्टिक अप्रोच क्या होगा कि एक मतलब मैं मानता हूँ ये एक आइडल स्टेज है या फिर एक बेटर स्टेज है जिसे आप होलिस्टिकली देखें? Strength, flexibility, all these things are skills. अगर मैं स्ट्रेंथ प्रैक्टिस करूँगा तो आई विल बिकम स्ट्रॉन्ग, अगर मैं फ्लेक्सिबिलिटी प्रैक्टिस करूँगा तो आई विल बिकम फ्लेक्सिबल, अगर मैं मार्शल आर्ट्स खेलूँगा तो आई विल बिकम बेटर एट मार्शल आर्ट्स, अगर मैं डांस करूँगा सो आई विल बिकम बेटर एट डांस। तो कभी भी एक बॉक्सर जो होगा वो पावर लिफ्टर के गेम में उसको नहीं हरा पाएगा, और वो पावर लिफ्टर है वो बॉक्सर को बॉक्सिंग के गेम में नहीं हरा पाएगा। तो फिटनेस इज़ नॉट लाइक अ वन यूनिडायमेंशनल, एक वो उसकी डेफिनेशन नहीं है। एक ये नहीं बोल सकते कि ये बंदा फिट है। फिट फॉर व्हाट? फिट एज एन एडजेक्टिव। जब हम बोलते हैं कि यू नो दिस गाय इज फिट, इट इज ऑलवेज इन रिलेशन टू समथिंग और other thing. So when somebody says, hey, I'm physically fit, so I'm saying, okay, these are the parameters on which I'm saying, okay, this guy is physically fit, इसका body fat percentage कम है, इसके cholesterol levels perfectly normal है, he has a healthy heart, healthy kidney, healthy liver, and he's looking good for his age. So you say he's fit for his age, you know. और अगर मैं बोलता हूँ कि you know I'm doing boxing, then people will say he's fit for boxing. You know, somebody will say he's fit for powerlifting. So fit is an adjective. Fit is not like one size fits all kind of a इसमें भी fit ही आ गया. So so it's not a one size fits all kind of a definition. तो definition नहीं होती fit की. Fitness is like religion. And just like there are hundreds of religions, hundreds of definitions of fitness. आप अपनी definition pick कर लो. आपको लगता है कि being strong is fit, perfectly fine. आपको लगता है being agile is fit, perfectly fine. If you feel being the fastest is fit, perfectly fine. और अगर आप सिर्फ एक बॉडी के फिजियोलॉजिकल लेवल्स के हिसाब से सोच रहे हो, तो being healthy is basically like maintaining certain level of body fat percentage, maintaining you know like parameters जो हमारी biological reference range होती है, जो आपकी blood test आप करवाते हो, फिर आपके cardiovascular parameters होते हैं, तो उन सब के हिसाब से आप एक कर सकते हो कि ठीक है, these are good, these are, और उसमें भी एक रेफरेंस रेंज होती है। वहाँ पे भी ये नहीं होता कि इसका कोलेस्ट्रॉल इज द बेस्ट या इसका लिपिड प्रोफाइल इज द बेस्ट, हिज लिवर इज परफेक्टली फाइन और हिज लिवर, सो उसमें भी एक रेंज होती है। जैसे काफ़ी सेलिब्रिटीज आज की डेट में इंडोर्समेंट करते हैं, बड़े बड़े इंडोर्समेंट करते हैं, क्या आपने कभी ऐसे इंडोर्स किया है? नहीं, पेड एंडोर्समेंट मैंने कभी नहीं किया। मैंने सिर्फ एक बार मर्सिडीज़ की जो इलेक्ट्रिक कार लॉन्च हुई थी उसका मैंने अनपेड एंडोर्समेंट किया था, and that's because I have deep respect for Mercedes as a brand, but apart from that I don't endorse any brands. आप अगर इंडोर्स नहीं करते, आप ये कह रहे हो कि मुझे कोई भी सूटेबल लगता नहीं ऐसा ब्रांड में इंडोर्स करूं? नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई ब्रांड सूटेबल नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप किसी ब्रांड से अटैच होते हो तो उसके टुवर्ड्स थोड़ी सी आपकी बायस डेवलप हो जाती है,
और उसके कारण होता ये है कि फिर आप न्यूट्रल नहीं ले पाते हो। अगर कोई मुझसे आज पूछता है कि मेरी एक व्हाट इज़ माय न्यूट्रल व्यू ऑन सप्लीमेंट्स, तो आई विल बी एबल टू गिव माय न्यूट्रल व्यू ऑन सप्लीमेंट्स कि यार कहीं ना कहीं सप्लीमेंट इंडस्ट्री भी गलत है और कहीं ना कहीं लोगों में एजुकेशन की भी ज़रूरत है। दिस इज़ माय न्यूट्रल व्यू। बट अगर मैं किसी सप्लीमेंट ब्रांड को एंडोर्स करता, आई वुड नॉट बी एबल टू गिव दिस स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि उसमें फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। मुझे वो ब्रांड पैसा दे रही है तो मैं उसके खिलाफ गलत बोल ही नहीं सकता। दूसरा, मैं अपने क्लाइंट्स को जब ट्रेन कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ को एजुकेट और एम्पावर करना है, वहाँ मैं उनको बोल ही नहीं सकता कि यार सप्लीमेंट ज़रूरी नहीं है। आज मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है सप्लीमेंट ज़रूरी नहीं है। पर कल को अगर मैं किसी सप्लीमेंट कंपनी से पैसा लेने लग जाऊँ, मैं तो उनके डाइट चार्ट में हर जगह सप्लीमेंट्स ही ऐड कर दूंगा ना, तो वो मुझे नहीं करना। एंड दैट्स व्हाई आई डोंट एंडोर्स ब्रांड्स। ऑफर काफ़ी सारे आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स के आते हैं, बट आई जस्ट पर्सनली फील कि यार क्यों करना है। ऐसा भी होता है कई बार कि काफ़ी ब्रांड ओनर्स होते हैं जो काफ़ी ब्रांड्स जो नए नए प्रोडक्ट मार्केट लेके आते हैं सप्लीमेंट्स को लेके, बट खुद ही कंज्यूम नहीं करते। हाँ, 100%। एक ये भी रीज़न है कि मैं थोड़ा सप्लीमेंट कंपनी से दूर रहता हूँ। आई पर्सनली नो एंड लाइक पीपल फ्रेंड्स, अगेन किसी के बारे में हमें क्यों बोलना चाहिए, बट आई हैव सीन पीपल जो कि मार्केट में सप्लीमेंट्स लाते हैं। और आपको शायद पता होगा कि जो मेजॉरिटी ऑफ सप्लीमेंट्स इंडिया में वो सब बेसिकली वाइट लेबलिंग होती है। तो वाइट लेबल में क्या होता है कि जो एक मैन्युफैक्चरर होता है वो आपका पूरा R&D कर रहा है, उसके पास में टीम है, वो ही सब कर रहे हैं। उसके अलावा जो वाइट लेबल करके ब्रांड्स को बेच देते हैं ना, उन ब्रांड्स को पता भी नहीं होता है कि वो क्या सप्लीमेंट बेच रहे हैं। उनको खुद को नहीं पता होता है, तो वो क्या करते हैं, बस ब्रांडिंग हैवी कर देते हैं, फ्लेवर्स लेके आ जाते हैं, बाकी मैन्युफैक्चरर एक ही है सबका। तो और उसमें भी क्या है कि आजकल अडल्ट्रेशन इतना हो गया। एसोचैम की रिपोर्ट आई थी 2015 में, सेड कि इंडिया में 60 to 70% सप्लीमेंट्स आर फेक एडल्ट्रेटेड, फेक, गलत नाम से लोग इंपोर्ट भी कर रहे हैं। तो उसमें भी आजकल तो फर्जी, बहुत ज़्यादा फर्जीपना होता है। तो जनरली मेरी एक अप्रोच, आई एम नॉट सेइंग आई एम एंटी सप्लीमेंट, बट एंटी ब्रांड्स आप समझ के चलो कि मैं किसी भी ब्रांड को एंडोर्स नहीं कर सकता। मैं ही नहीं बोल सकता कि ये ब्रांड उस ब्रांड से बेटर है। आई डोंट नो, पर्सनली आई डोंट नो। तो अगर मैं बोलूँ कि मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स आजकल मार्केट में काफ़ी नकली, 60% आपने बोले 60-70% नकली होता है, तो मैंने तो काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को एंडोर्स करते हुए देखा है। तो वो करें, पैसे के लिए कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। कितना सही और कितना गलत है यार देखो, हर इंसान अपना एक मोरल कंपास लेके चलता है। मेरा मोरल कंपास, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ कि लोगों जैसा हो, और ना ही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि लोगों का मोरल कंपास मेरे जैसा हो सकता है कुछ लोग इस चीज़ को लेकर फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे कि यार जैसे तुम प्रोटीन खा तो रहे हो, हमें बता दो कौन सी प्रोटीन खा रहे हो। और मैं उनको बोलता हूँ मैं नहीं बताऊंगा। तो कई बार उनको भी फ्रस्ट्रेशन होती होगी। वो मुझसे बोलते हैं कि जैसे आप अपने इतने, आप फिटर में इतना सब ट्रांसपेरेंसी, आप अपनी वे प्रोटीन की कंपनी क्यों नहीं लॉन्च कर देते, हमें पता आपकी बेस्ट होगी। मैं उनको बोलता हूँ मुझे नहीं करनी, राइट। तो एक मोरल कंपास आप लेके चलते हो, और कुछ चीज़ें होती है जो आप पैशन के लिए करते हो, आप करते हो एथिक्स के लिए, और थोड़े लोग कहीं पे वहाँ पे सॉफ्ट हो जाते हैं। हमारे केस में मैं थोड़ा सा स्टबन बचपन से हूँ, तो मैं अभी भी उस चीज़ पे अड़ा हूँ कि यार सप्लीमेंट्स नहीं करने हैं हमें, तो नहीं करने हैं। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि हम एक मिशन पे निकले हैं जो कि लोगों को एजुकेट करना है, अवेयर करना है, और फ्यूचर में ये जो मिशन है, दिस इज़ मोर पावरफुल देन लॉन्चिंग अ सप्लीमेंट ब्रांड। मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि न्यूट्रास्यूटिकल्स थोड़े टाइम बाद निपट जाएगी। इट्स नॉट सस्टेनेबल नहीं है। आप लोगों से बोल रहे हो प्रोटीन सप्लीमेंट लो, यार 5,000 रुपये का बंदा प्रोटीन का सप्लीमेंट ले, और जब हमको पता है साफ साफ, आज हमने लोगों को एजुकेट कर दिया उस लेवल तक जहाँ पे लोग बिना प्रोटीन के आपकी वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स के नॉर्मल बॉडी बना रहे हैं। तो हम आज जिस मिशन पे जा रहे हैं जहाँ पे कि लोग नॉर्मली खाना खा के, घर पे वर्कआउट करके आपकी अच्छी खासी बॉडी बना रहे हैं, लाइफस्टाइल डिसीजेस अपने फिक्स कर रहे हैं, दिस विल कैच ऑन। So waiting for that time is just a matter of time. Supplements की ज़रूरत नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है सप्लीमेंट्स, क्योंकि उसमें दो प्रॉब्लम हो जाती है। एक तो आप लोगों से बोल रहे हो कि बचपन से जो चीज़ खाते आ रहे हो उसको आप खाना बंद करो। दूसरा, जो चीज़ आपने आज तक कभी नहीं खाई थी, अब हर महीने 5,000 रुपये लेके उसको खाना शुरू करो। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस पीपल। और आज मैंने एक और बढ़ती हुई एज पे देखा है, काफ़ी लोगों को बहुत अर्ली एज पे शुगर है, बहुत अर्ली एज पे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हैं, मतलब मल्टीपल ऐसी चीज़ें देखता हूँ मैं, मतलब लोगों के बहुत अर्ली एज पे आ गया। ये इंट्रोडक्शन कैसे हो रहा है इतनी जल्दी? सेडेंटरी लाइफस्टाइल, पुअर लाइफस्टाइल। लोग आजकल नेटफ्लिक्स पे पूरे टाइम पे, अभी नाम नहीं लूँगा मैं, बट आपके OTT पे सारी चीज़ें आ गई, राइट। बिंज वॉच कर रहे हैं, तो जहाँ सोने का टाइम हो गया वहाँ पे वो बिंज वॉच कर रहे हैं।
फिर जहाँ पे आपका पानी पीने की बात हो गई, वहाँ पानी की जगह पे और सब कुछ पी रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं। एंड होता क्या है ना कि बॉडी जो होती है वो बहुत रेजिलिएंट होती है, तो ह्यूमन बॉडी काफ़ी समय तक अब्यूज़ टॉलरेट कर लेती है। और जनरली ये 15 से जो 30 का टाइम होता है, इंसान को ऐसा लगता है कि वो इनविंसिबल है। तो वो अपनी बॉडी को आजकल मैक्सिमम अब्यूज़ करने लगा। लोग ड्रग्स कर रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, दुनिया भर के अलग अलग टाइप के। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स की प्रेवलेंस है, बल्कि इनफैक्ट वर्ल्ड में जितना ज़्यादा ड्रग एडिक्शन है उसका लगभग 23% इज जस्ट इन इंडिया। या तो बॉडी विथस्टैंड कर लेती है अब्यूज़। और जहाँ एक बॉडी, एक सेल्यूलर टर्नओवर का जो कंसेप्ट होता है, जहाँ एक बॉडी ने वो एक हम्प पार किया, वहाँ पे फिर काम खत्म। फिर काफ़ी लेट हो चुका होता है। फिर उस टाइम पे ना लोगों के फिर सब प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। एक बड़े देखते रहता हूँ मैं, आपके रील्स पे वायरल होता है, वो कहते हैं कि बियर पियो काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, किडनी का स्टोन खत्म हो जाएगा, ये सब बताया कि कौन मतलब ये कैसी इन्फॉर्मेशन पास करते हैं लोग? कुछ भी नहीं, बिल्कुल गलत है, बहुत बकवास है। और इनफैक्ट मैंने तो एक बार रील पे एक डॉक्टर को भी बोला था, डॉक्टर को भी देखा था बोलते हुए कि आप दारू पिए, और वो डॉक्टर खुद इतना ज़्यादा अनफिट था, हालांकि पर्सनल रिमार्क्स नहीं देने चाहिए, बट ही वॉज लुकिंग लाइक कि यार ये स्मोक भी करता है बंदा, ड्रिंक भी करता है, और लोगों की बोल रहा है आप स्मोक भी करो, ड्रिंक भी करो। ही मस्ट हैव बीन लाइक सीवियरली ओवरवेट। तो हम सेइंग कि यार ये क्या हो गया है, मतलब लोग कुछ भी इन्फॉर्मेशन बना रहे हैं जस्ट फॉर लाइक्स एंड व्यूज़, तो दे शेयर ऑल सॉर्ट ऑफ रैंडम इन्फॉर्मेशन। कुछ दिनों पहले एक रील आई थी जिसमें somebody was like कि आप सूरज में डायरेक्ट ऐसे आंखें डाल के देखो, आपकी तीसरी आंख खुल जाएगी। लाइक ओके, सो see it's basically Instagram and social media and TikTok and everything has become like a circus. सब एंटरटेनमेंट चल रहा है बस। एक क्वेश्चन ये है कि मैं समझना चाहता हूँ कितना सही है गलत है। जैसे मैं रोटी देखता हूँ और ब्रेड देखता हूँ, रोटी को काफ़ी कम टाइम तक रखता हूँ तो वो ख़राब हो जाती है, तो ब्रेड लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती ख़राब। तो ऐसे प्रिजर्वेटिव तो बहुतों में डले होते हैं, बहुत चीज़ों में डले होते हैं। क्या ये प्रिजर्वेटिव गलत है या सही है फॉर अ कंज्यूमर? देखिए, प्रिजर्वेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और प्रिजर्वेशन का जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट कोई नया कंसेप्ट नहीं है, बहुत पुराना है। पहले हम सॉल्ट ब्राइन जिसको बोलते हैं, हम वो यूज़ करते थे पिकल्स के लिए, राइट। वैसे ही हम वाइन को प्रिजर्व करते हैं बहुत टाइम के लिए, और नया कंसेप्ट नहीं है, बहुत पुराने कंसेप्ट है। फिर हम शुगर वाटर को यूज़ करते हैं प्रिजर्वेशन के लिए, जो अपने यहाँ मुरब्बा वगैरह बनता था। तो ये प्रिंसिपल्स हज़ारों सालों से चलते चले आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रिजर्वेशन का प्रिंसिपल कुछ ख़राब है। और देखिए, प्रिजर्वेशन होता क्या है कि जब आपकी कोई भी एक फूड आइटम होता है, और हमारे एयर जो होती है उसमें माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, तो जब भी एयर के जो माइक्रोब्स होते हैं वो उस फ्रेश फूड से इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो फिर द फूड बिकम्स रॉट। तो उसमें बेसिकली हमको क्या करना होता है कि वी पुट ए एंटी माइक्रोबियल लेयर अराउंड द फूड, दैट इज़ व्हाट बेसिकली प्रिजर्वेशन इज। तो जब हम वो करते हैं तो जो माइक्रोब्स होते हैं वो फूड की लेयर तक पहुंच नहीं पाते हैं, जिसके कारण कि वो फूड ज़्यादा लंबे समय तक फ्रेश रहता है। तो ये बेसिकली प्रिंसिपल है प्रिजर्वेशन का। अब हमारे पास में नए केमिकल्स आ गए हैं, बेटर केमिकल्स आ गए हैं, जो कि बॉडी में साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, या हमारे कुछ FSSAI या इंडिया के बाहर FDA की गाइडलाइंस होती हैं जिन्होंने कुछ एक सर्टेन प्रिजर्वेटिव्स को अप्रूव करके दिया है कि यार ये प्रिजर्वेटिव्स इतनी आपकी UL जो अपर टॉलरेबल लिमिट होती है, इसके नीचे आप कर सकते हो। फिर अब हो गया है वैक्यूमिंग का प्रोसेस, जिसमें कि आप, जैसे आपने देखा होगा ज़्यादातर चिप्स के पैकेट जो होते हैं वो वैक्यूम में, राइट, तो उसमें मिनिमम प्रिजर्वेटिव्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वैक्यूम में अगेन आपके माइक्रोब्स मर जाते हैं। तो प्रिजर्वेशन इन इटसेल्फ इज़ नॉट अ बैड थिंग एंड लाइक आई सेड, इन अ लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स छोटी छोटी चीज़ों को हमको इग्नोर करना चाहिए, फोकस ऑन द बिग पिक्चर कि भाई मेरी लाइफस्टाइल कैसी है। अगर ऐसा नहीं है कि मैं ब्रेड खा रहा हूँ या रोटी खा रहा हूँ 2 दिन पुरानी, तो उसके कारण मैं अनहेल्दी हो रहा हूँ। उसके कारण मेरे बहुत सारे रीज़न है, मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खाना खा रहा हूँ, एंड आई एम नॉट टेकिंग इनफ अमाउंट ऑफ वाटर, ऑन टॉप ऑफ दैट आई एम ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग। सो आई एम सेइंग यू हैव मच बिगर इशूज़ टू रिजॉल्व। तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रिजर्वेशन इज राइट और रॉन्ग, प्रिजर्वेशन हैज़ बीन अराउंड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। जो लोग ऐसा होता है जो बिना नॉलेज की बात, वर्ड आता है केमिकल मिला है इसमें, ऐसे तो केमिकल मतलब केमिकल मिला है इसमें, तो फिर इंसान के लिए, उनके लिए आपका क्या टेक है? हम सब केमिकल्स के ही बने हुए हैं। तो हम जो पानी भी पीते हैं वो भी H2O, यानी कि उसमें अपना हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, और क्या है, सब एवरीथिंग इज केमिकल्स। नेचर इटसेल्फ इज केमिकल। आप प्लांट में
आपका जो रूट्स होते हैं, रूट्स भी अब सॉइल जो होती है, सॉइल में क्या होते हैं आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं भाई फॉस्फोरस होता है, हाँ आपका सल्फर होता है, वो सब केमिकल्स ही होते हैं ना। तो प्लांट भी तो आप उसी केमिकल का यूज़ करके बढ़ रहा है। आप जो एयर ब्रीथ करते हो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाँ, तो सब केमिकल्स ही है। और होता क्या है ना कि आप जितना ज़्यादा इस चीज़ से डरते हो कि केमिकल्स नहीं चाहिए, उतना कंपनीज आपको बेवकूफ़ बना देती है। क्योंकि अब वो क्या करेंगी, वो वहाँ पे नाम ऐड कर देगी नेचुरल, इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करोगे उसके पीछे तो आपको समझ में आ जाएगी कि अरे इसमें भी केमिकल्स हैं, पर लोगों को लेबल पढ़ना ही नहीं आता। तो सामने लिखा है उन्होंने नेचुरल, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये नेचुरल है और उसमें केमिकल नहीं है। पीछे आप इंग्रेडिएंट्स देखोगे उसमें वही केमिकल्स हैं जो बाकी के उसमें है। तो नेचुरल जो है इट्स बेसिकली वेरी, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की टेक्निक है वो। नेचुरल कुछ नहीं होता है। एंड ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चीज़ कंज्यूम कर रहे हो उसमें केमिकल नहीं है। आपका प्लांट इटसेल्फ इज केमिकल, आप खुद ही केमिकल हो। आपका डीएनए जो होता है वो भी तो प्रोटीन होता है। प्रोटीन इज अ डेरिवेटिव ऑफ इट्स बेसिकली ए नाइट्रोजन बेस्ड थिंग, राइट। सो आप खुद पूरे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन इसी के बने हुए हो ना। तो आप खुद केमिकल हो। पहले हम वेजिटेरियन थे, फिर हम नॉन वेजिटेरियन की तरफ, मतलब पहले नॉन वेजिटेरियन थे, बट मैं फिर कल्चर आया कि अब पहले नॉन वेजिटेरियन थे, अब वेजिटेरियन होने लगे लोग, अब लोग वीगन की तरफ बढ़ गए। तो आपका क्या टेक है उस पर? यार इसके बाद कहाँ जाओगे मैं सोच रहा हूँ। सी दीज थिंग्स आर बिगर देन माई पर्सनल व्यू, ठीक है। आई थिंक एज पीपल हैव ग्रोन, इवॉल्व ओवर पीरियड ऑफ टाइम, कहीं ना कहीं उनकी कॉन्शियंस भी थोड़ी सी बेटर हुई है। हम बहुत ज़्यादा जंगली होते थे, वी वर वेरी क्या बोलते हैं, हमको ये खून खराबा बड़ा पसंद होता था। आज भी है ऐसे लोग, UFC में सेम थिंग, बट आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हैव ऑल्सो ग्रोन अ बेटर कॉन्शियस वेयर दे से कि यार लुक, वी हैव अचीव्ड a stage where we can do away without killing animals, जहाँ पे कि इस इकोसिस्टम में animals and people can live together without hurting each other, because this whole principle कि you must hurt somebody to survive and thrive, it just does not make sense to some part of the society, while the others are like yeah, this is how it has been. आपका evolution है, आप नहीं खाओगे जानवर तो खाएगा, आप उसको हिरण को नहीं मारोगे, शेर तो खाएगी, वो तो वीगन नहीं बन सकता। तो देर आर टू साइड्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। और मैं हमेशा उस चीज़ में ये बोलता हूँ कि जैसे लोगों के अलग अलग रिलीजन होते हैं, अलग अलग बिलीफ सिस्टम होते हैं, ऐसे ही अलग अलग लोगों की डाइटरी अप्रोच होती है। और उस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी करने से अच्छा है कि भाई जिसको जो करना है वो करे बस। तो अब अगर किसी को वीगन बनना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी पूरी फैमिली वेजिटेरियन है, मैं भी वेजिटेरियन था, बीच में मैंने मीट खाना शुरू किया, फिर आई गिव अप मीट फॉर एथिकल रीजंस। अब मैं एग्स खाता हूँ, राइट। फिर लोग बोलते हैं कि यार आप दूध पीना भी छोड़ दो। मैं उनसे बोलता हूँ भाई मैं नहीं करूँगा। मैं दूध वैसे पीता नहीं हूँ, बट आई कंज्यूम कर्ड एवरी सिंगल डे, आई कंज्यूम डेयरी। और अब वो उसके लिए अब मुझे नर्क में हो सकता है भगवान भेज दें, क्योंकि वो दूध और कर्ड जो है इट कम्स काउ, और एक्चुअली वो बछड़े को पीना चाहिए दूध, लेकिन उसका दूध आप उसको हटा के और लोगों को पिला रहे हो। तो ठीक है यार, मतलब क्या कर सकते हैं, फिर कुछ बचेगा ही नहीं ना। अब घर में गाय ले वो भी कर सकते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा क्या है कि अब ऐसे आप हर चीज़ सॉल्व करने बैठोगे तो फिर आपको डायरेक्ट हिमालय या ऋषिकेश जाना पड़ेगा। आप सब चीज़ अवॉइड नहीं कर सकते, वेरी डिफिकल्ट। और आप कर लोगे, आपके बच्चे नहीं कर पाएंगे, फिर उनमें अलग विटामिन बी की प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आप उसको मल्टीविटामिन दोगे, अब वो भी तो घूम फिर के बनती है एनिमल प्रोडक्ट्स की हैं। भाई कोलाजन भी आपको जो मिलता है या कोई मल्टीविटामिन भी होती है, उसमें ज़्यादातर डिराइव तो एनिमल प्रोडक्ट से ही होता है। तो मैंने एक रील देखी थी बीच में कहीं, उसको काफ़ी लोग सपोर्ट कर रहे थे। उसमें बोलता है वो कि जो एग्स होते हैं वो एक मेंस्ट्रुअल वेस्ट होता है। क्या स्टेटमेंट ये करेक्ट है? नहीं, करेक्ट नहीं है। जो मुर्गियाँ होती हैं और उनमें जो एक मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस होता है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन में जो मैमल्स में एक मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस होता है। पहली चीज़ कि चिकन का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन, क्योंकि हम अंडे नहीं देते हैं, वो अंडे देते हैं। तो हमारा जो क्या होता है कि फीमेल पहले इट प्रोड्यूसेस, एक उनका ओव्यूलेशन साइकिल होता है, और उसके बाद में फिर मेल स्पर्म हैज़ टू गो टू फर्टिलाइज एंड देन द बेबी गेट्स प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे ऐसा होता है कि इवन इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज, जिसको हम अनफर्टिलाइज्ड एग्स बोलते हैं, द hen will still lay eggs। सो उनका मेंस्ट्रुएशन का कोई फंडा नहीं होता है, वो रोज़ अंडे उनका देना रहता है। अगर वो मेल किसी ने उसको फर्टिलाइज किया है तो देन दैट
egg will become like turn into a chick. और अगर वो fertilize नहीं हुआ है तो then it will not turn into a chick. It is just a normal reproductive cycle of your hen. और अपने इसमें जो menstrual cycle होता है, it is basically removal of the lining of the ovum और वो सारा एक menstrual waste निकलता है. यहाँ वैसा नहीं होता है. So this is not like a menstrual waste जो लोग बोलते हैं. It's not. आजकल मैंने एक और चीज़ देखी है, लोग काफ़ी काफ़ी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, जैसे कीटो डाइट आ गई या कुछ और इंट्रोड्यूस हुआ, टाइम के साथ इंट्रोडक्शन हो गया. आप कितना सपोर्ट करते हो इस चीज़ को? सस्टेनेबल नहीं है. प्रॉब्लम ये है क्योंकि 90% पीपल हु फॉलो दिस काइंड ऑफ डाइट्स वो गिव अप कर देते हैं और उनको रिजल्ट्स अगर मिल भी जाते हैं तो दे गेट बैक टू देयर फिजिक और बिकम वर्स. क्योंकि आप कोई भी डाइट ऐसी फॉलो करोगे जिसमें आपको फील हो रहा है कि यार आई एम नॉट ईटिंग दिस, आई एम नॉट ईटिंग दैट, एंड यू फील काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्टिव, राइट. अगर आपको रेस्ट्रिक्टिव फील हो रहा है ना तो जैसे ही वो यू विल ऑटोमेटिकली एसोसिएट दैट प्रोसेस एज पनिशमेंट. यू आर नॉट एंजॉइंग इट, एंड द मोमेंट यू स्टॉप एंजॉइंग इट it kind of you attach very negative emotions with that process. So एक बार आपने कर लिया 3 महीने में you'll be like shit कर लिया, and then next time जब आपको start करना होगा you'll be like कि कल you know. So you when you follow any of these kind of fads ना, it kind of has a very negative emotion attached to you, and because of that you can't sustain it. So कभी भी आप ऐसे fad follow करने से अच्छा है कि एक थोड़ा सा अपने आप को educate करो, aware करो, मेक इट पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल. यार आप मतलब आई ईट सोया बिरयानी एवरी सिंगल डे विच टेस्ट अमेजिंग. एक टाइम ऐसा था जब मैं भी बॉइल्ड चिकन खाता था, मेरे भी कंसेप्ट घटिया थे, एंड माई वाइफ यूज टू हेट दिस कि मैं ऐसे बॉयल कर ली पालक में मैंने पूरे 18-20 अंडे मिक्स कर लिए और उसमें ज़रा सा नमक डाल के, एंड दैट्स हाउ आई यूज टू डू लिटरली. इट वॉज हॉरेबल. आई वॉज पनिशिंग माई सेल्फ. बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जैसे मेरी एजुकेशन बेटर होती चली गई, जैसे मैं समझा, मैंने कहा कि यार डाइटिंग, एंड जैसे मुझे लोगों को सॉल्व करना लगा, मुझे लगा कि अगर आप ऐसे लोगों को पनिश करोगे सो पीपल विल नेवर गेट फिट. यू हैव टू मेक द होल प्रोसेस एज ए लाइफ स्टाइल. क्योंकि लोग डाइट नहीं करने की वजह से अनफिट नहीं हो रहे हैं, लोग लाइफ स्टाइल की वजह से अनफिट हो रहे हैं. तो फिक्सिंग द लाइफ स्टाइल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन जस्ट मेकिंग पीपल फॉलो अ सर्टेन डाइट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. क्योंकि आपको आज फिट आप हो भी गए, मान लो आपका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो भी गया, मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए बहुत टाइम लगता है. और वो आप 100% चेंज कभी भी नहीं ला सकते इंसान में. 1% करके आप चेंज लाओगे. तो उसको पहले ज़्यादा सोने की आदत डालो, ठीक है. अगर वो 5 घंटा सोता है तो उसको 8 घंटे सोने की आदत डालो, धीरे धीरे करके. अगर उसका 20 ग्राम प्रोटीन है तो 40 ग्राम प्रोटीन करो. अगर वो 1 लीटर पानी पीता है तो पहले उसको 2 पे लेके आओ, फिर 3 पे लेके आओ, ऐसे ग्रेजुअली. तो कोई भी चेंजेस ना आप रैपिडली लेके आओगे, रिजल्ट्स रैपिड मिलेंगे, फिर वो रैपिडली चले भी जाएंगे. और अगर आप सस्टेनेबल ढंग से करोगे तो रिजल्ट भी स्टे करेंगे, उनको प्रोसेस जो है वो एंजॉयबल भी लगेगा, एंड इट विल बिकम पार्ट ऑफ देयर लाइफ. सो दैट वे दे कैन स्टे फिट लाइफ लॉन्ग. काफ़ी लोग मैंने देखा है लॉन्ग टाइम तक जिम जाते हैं, ये होते हैं, फिर बोलते हैं हमारी बॉडी नहीं बनी, फिर वो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं कि हमें भाई ये, मतलब इट्स पर्सनल चॉइस कि वो कुछ भी अपनी बॉडी पे करें. बट ऐसा क्यों होता है कि मतलब आदमी बहुत टाइम तक एक्सरसाइज कर रहा होता है फिर भी उसकी वैल्यू, इज इट लैक ऑफ एजुकेशन? लैक ऑफ एजुकेशन 100%. लोगों को पता ही नहीं है कि बॉडी बनती कैसे है. आप एक बेसिक अगर तरीके से मैं समझाऊं तो देखिए, आप जब जिम में जाते हो और कोई भी वज़न उठाते हो और वो वज़न अगर आपसे आराम से उठ जाता है तो फिर आपकी बॉडी को ज़रूरत ही नहीं है एडिशनल मसल मास ऐड करने की. ठीक है. अगर आप वो वेट अगर आप थोड़ा सा उठाने में आपको कष्ट होता है तो आपकी बॉडी क्या करती है, सिग्नल देती है आपके ब्रेन को कि बस आई एम नॉट एबल टू लिफ्ट दिस वेट, नाउ आई मस्ट रिएक्ट एंड मेक योर मसल्स मोर स्ट्रॉन्गर, एज ए रिजल्ट ऑफ विच यू देन बिल्ड मसल मास. तो आपको एक प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना होता है. ठीक है. एक चीज़ हो गई वो. दूसरा, आपको मसल्स बिल्ड कर रहे हैं तो आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट जो कि प्रोटीन है, फैट्स और कार्ब्स के अलावा आपको सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन लेना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मसल टिश्यूज नीड प्रोटीन, राइट. सो एक दो वो हो गया. फिर आपका स्लीप, क्योंकि जब आपका मसल ब्रेक डाउन हो रहा है जिम में, अगर आप सफिशिएंट अमाउंट में स्लीप नहीं करोगे तो आपके मसल टिश्यूज रिपेयर कैसे होंगे, क्योंकि जिम में वो टिश्यूज ब्रेक हो रहे हैं. अगर आप सोओगे नहीं तो मसल टिश्यूज रिपेयर कैसे होंगे. फिर होगा आपका हाइड्रेशन, राइट. सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि चाहिए होती हैं और लोग उन पर फोकस नहीं करते हैं. और लोगों के मसल्स बन जाते हैं लेकिन उनको दिखते नहीं है, बिकॉज मसल्स और स्किन के बीच में होती है लेयर ऑफ फैट.
अब आपके मसल्स तो बन गए, लेकिन क्योंकि आपके पास में बहुत सारा बॉडी फैट परसेंटेज है, सबकटिनियस लेयर, तो मसल और ये मान लीजिए आपकी स्किन है, अब इसमें फैट भर दोगे तो ये हो जाएगा, राइट। तो इस फैट को जब तक आप कम नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरे मसल्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका फैट परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कारण उनके मसल नहीं दिखते। तो जनरली मैंने देखा है कि लोग 20%, 22% बॉडी फैट परसेंटेज मेंटेन करते हैं, तो उनका कई बार क्या होता है ना कि शोल्डर्स आर लाइक बिग, बट उनका पेट भी बाहर निकला रहता है। तो उनके मसल्स होते हैं लेकिन उनका बॉडी फैट परसेंटेज इतना हाई होता है। तो टिपिकली अगर 15% के नीचे बॉडी फैट लेके आते हैं तो उसमें उनका पेट तो चला ही जाता है, और अगर 10%, 12% में आते हैं तो वहाँ फिर उनके विजिबल मसल्स काफ़ी अच्छे से दिखने लग जाते हैं। तो अब जैसे मैं हूँ फॉर एग्जांपल, मेरा वेट इज जस्ट 67-68 kgs, बट आई लुक मस्कुलर, बॉडी फैट परसेंटेज ऑलवेज इन द 6 to 8 रेंज, और ये मैं साल भर ऐसे मेंटेन करके रखता हूँ। तो इसके लिए एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इफ यू कम इनटू इन एनी थिंग जहाँ पे आप लोगों को एजुकेट करने जाते हो, इन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, तो काफ़ी क्रिटिसिज्म भी आता हो आपके पास, है ना, क्योंकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन पास करते हो तो दो पहलू होते हैं, आदमी दो पहलू, आप एक अपना आदमी पहलू लेके आपसे क्रिटिसिज्म करता है, आप कैसे उससे टैकल करते हो? ये चीज़ें काफ़ी होती हैं क्योंकि हर इंसान का एक बिलीफ सिस्टम होता है और हर इंसान को लगता है कि वो लॉजिकल है, क्योंकि उसकी जो समझ का दायरा होता है वो उसके आजू बाजू वाले लोग और जो चीज़ उसने पढ़ी है, जो देखी है, उसको उतना ही पता होता है। देयर इज अ सेइंग कि वी डोंट नो व्हाट वी डोंट नो, सॉरी, देयर इज अ सेइंग दैट वी डोंट नो व्हाट वी डोंट नो, राइट। तो ऐसा कई बार मैं उस चीज़ में एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूँ उनको, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी था जब मुझे भी उस चीज़ की समझ नहीं थी। तो जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, और आज भी मैं काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करता हूँ, आज भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नई नई सीखता हूँ मैं लोगों से, तो मैं जनरली इन केसेस में बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूँ और मैं अज्यूम करता हूँ कि यार ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दीज पीपल विल अंडरस्टैंड, और होता वही है। वहाँ पे अगर कोई पर्सनली मतलब ऐसे गाली गलौज करने लग जाता है तो फिर मैं ब्लॉक कर देता हूँ। तो बस इतना है, मतलब बाकी अगर कोई जनरली ऐसा डिस्कस कर रहा है तो मैं या तो उसको इग्नोर कर देता हूँ। अगर उसका एक ये है कि कुछ लॉजिकल उसने पॉइंट अगर रखा है और वो चाहता है कि मैं उसका रिप्लाई करूँ तो मैं उसको रिप्लाई कर देता हूँ, बट फिर एक टाइम के बाद अगर कहीं हार्श वर्ड्स उसने यूज़ किया तो फिर मैं ब्लॉक कर देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप करते करते मतलब काफ़ी ऑब्वियसली एक फिटर, एक वेल नोन ब्रांड है मार्केट में, कितना ज़रूरी है एक लाइफ में बहुत हम्बल रहना जब आप किसी स्टेज पे पहुंच जाते हो? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ग्रोथ बाय डिफ़ॉल्ट इज़ हम्बलिंग। आप ग्रो तभी करते हो जब आपकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, और हर बार जो चैलेंजेस होते हैं ना, वो चैलेंजेस को हम चैलेंजेस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो ईजी नहीं होते हैं, तभी आप उसको चैलेंज बोलते हो। अगर वो ईजी होता है तो फिर वो चैलेंज नहीं होता है, फिर वो डेली चोर हो जाता है, राइट। तो चैलेंजेस जो आते हैं ना, हर बार एक नया चैलेंज होता है, वो इंसान को ये चीज़ याद दिलाता है कि you can die in an instant, you can shut down in an instant, anything can go wrong at any point of time, and there is something which is kind of keeping you afloat. So there must be some sort of like a mystical power or something. आप अपनी तरफ से पूरा कर रहे हो, you know, but there are some things which are in your control, but there are some things which are not in your control. Market factors, economies, wars, politics, ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में क्या है कि आप एक एज ए ह्यूमन बीइंग you're learning, you're providing best services to your customers. अब कोविड आया, कई ऑर्गेनाइजेशंस बंद हो गए, राइट। सो remaining humble and knowing that you are replaceable, you can die in an instant, and you're nobody, it kind of makes you understand the value of simple things. Before this, I think I was not so close to my family, but जिस दिन मुझे ये चीज़ें समझ में आनी शुरू हो गई, जिस दिन मुझे एक्चुअल में लाइफ में चैलेंजेस आने शुरू हुए, पहले क्या है कि जॉब था, जॉब में क्या हर इंसान कंप्लेन करता है कि मेरा बॉस खड़ूस है, ये वो है, सो यू आर लाइक वेरी मायोपिक। जिस दिन मैंने ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया एंड आई बिकेम लाइक द बॉस फॉर एवरीबडी, हालांकि मैं कभी आई डोंट थिंक ऑफ माई सेल्फ एज अ बॉस, एंड देन आई रियलाइज कि ओ शिट, यू नो, दैट्स व्हेन आई माई एंटायर पर्सपेक्टिव चेंज। सो इट्स लाइक बचपन में जब माँ बाप बोलते हैं ना कि जब हमारी उम्र में आओगे तब समझ में आएगा माँ बाप बनना क्या होता है, ऐसे ही अनलेस यू एक्चुअली रन ए बिजनेस, यू डोंट रियली अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू रन ए बिजनेस। और जितना बड़ा आपका बिजनेस होता चला जाता है उतना डिफिकल्ट को मेंटेन करना, और फिर उसके लिए अगर आप फिजिकली और मेंटली साथ साथ ग्रो नहीं कर रहे हो तो फिर एक बहुत बड़ा एक कांस्टेंट टेंशन हो जाता है, और वो गैप इतना बढ़ता चला जाता है कि फिर या तो कई फाउंडर्स
लंबे नीचे चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सारी ऊट पटांग चीज़ें हो जाती हैं. तो आई थिंक बहुत सारे लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिससे कि मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि लाइफ इज़ वेरी फ्रजाइल. आप अपनी तरफ से सब कुछ बेस्ट करो, बट उसके बाद में भी कोई गारंटी नहीं है कि सब कुछ ठीक होगा. तो इसलिए हम्बल रहो. सो उससे क्या होता है कि यू स्टे ऑन द टोज. जैसे क्या होता है, जैसे लोग जब हम खुद अपनी लाइफ में चल रहे होते हैं तो हम अपने फादर होते हैं, मदर होते हैं, पेरेंट्स को बोलते हैं कि यार ठीक है कर रहे हैं, ऐसा होता है. व्हेन यू बिकम अ फादर देन यू रियलाइज इतना प्यार फैमिली हमसे करती है. तो इस पे क्या बोलना चाहोगे आप, बिकॉज यू आर फादर टू. या 100% ट्रू. आई थिंक आई लव माई डॉटर फाइनली मोर देन माई सेल्फ. तो जब बचपन में मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते थे कि दे एक्चुअली लव मी, मुझे लगता था कि मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार नहीं करते, वो मेरे छोटे भाई को ज़्यादा प्यार करते हैं. लेकिन टुडे forget about my daughter, I have 3 dogs. I can't tell who do I love more. So if somebody asks me who do you love more, your 3 dogs or your daughter, I say I love all 4 of them equally. You know, तो वहाँ पे कई बार एक ये चीज़ होती है कि यार ठीक है, आप जब उस कंडीशन में आते हो तब आपको समझ में आता है. एंड सी ह्यूमन बीइंग्स आर केपेबल ऑफ डूइंग सो मेनी थिंग्स, बट वो हर जगह क्या होता है ना कि आदमी उसको एक जगह में उसको फिट करना चाहता है कि नहीं आप बताओ कि एक किसी व्यक्ति से आप कैसे इतना प्यार करते हो, यू नो, या आप किसी एक ही बच्चे से कैसे प्यार करते हो. ह्यूमन बीइंग्स आर केपेबल ऑफ लविंग मल्टीपल पीपल इन द सेम कैपेसिटी. टुडे आई लव ऑल ऑफ माई फैमिली द सेम वे. ऐसे मेरे सारे एम्प्लॉयज़ हैं, तो ऐसा नहीं है कि मेरा कोई फेवरेट एम्प्लॉय है या नॉट सो फेवरेट एम्प्लॉय है. आई want to take care of all of my employees. I want to take care of all my coaches equally. So but it takes time. It takes time. It takes a level of maturity. I'm 37 years old, obviously, so you know it has taken me a time to kind of understand all these things. Yeah. What is the true definition of love for you? I think love is basically the meaning of life. Our love is the most powerful force in the world. It is my love for my daughter that has taken me here. If my daughter wasn't born, I don't think I'd be here. I would probably not even be here anywhere. I don't know. Like it was very strong love for my daughter that brought me here. और जब लोग बोलते हैं ना कि आप अपने प्यार के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, आई थिंक हर इंसान जो कुछ ना कुछ करता है ना वो प्यार के लिए ही करता है या प्यार की कमी के कारण करता है. लव एंड हेट आर द 2 मोस्ट पावरफुल इमोशंस. तो या तो इंसान कुछ अच्छा काम करेगा वो प्यार के लिए करेगा, गलत भी करेगा तो प्यार के लिए ही करेगा, या फिर वो कुछ ऐसा गलत काम करेगा या कुछ ऐसा कुछ करेगा तो इट विल बी द एब्सेंस ऑफ लव विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हेट फॉर समबडी. तो वेरी पावरफुल फोर्सेस. नाउ लेट्स गो फॉर रैपिड फायर राउंड. ये बहुत इंपॉर्टेंट राउंड है हमारे इसका. श्योर. पहला सवाल आपके लिए, फेवरेट वर्कआउट रूटीन और एक्सरसाइज? बॉक्सिंग ड्रिल्स. Favorite healthy snack? Nothing really. I mean, मैं जो रोज़ खाना खाता हूँ वही खाता हूँ मैं. One fitness myth you'd like to debunk? You need supplements to build muscles. Oh. Favorite inspirational quote or mantra? A lot of them. But I think एक T.S. Eliot का एक काफ़ी पुराना quote था, which is like, you would not know how far you can go unless you go that far, right? So that is there. And there was a quote from Gandhi ji which is like, you can't hurt me without my permission. Oh, nice. Favorite way to stay motivated when you're feeling demotivated? नहीं, मैं डिमोटिवेटेड नहीं होता हूँ, कभी सैड होता हूँ तो बस वो टेम्पररी रहता है. मेरा हैप्पीनेस सैडनेस सब मतलब आई एम वेरी बैलेंस, मतलब ज़्यादा ऐसा फ्लक्चुएशन नहीं होता मेरे स्केल और इमोशंस में. Favorite cheat meal or indulgence? Nothing. I just like eating my food. Favorite way to unwind and de-stress outside of fitness? My dogs. Dogs. Yeah, I play with my dogs. I play outside in the garden. बहुत मस्ती करते हैं हम लोग. और रोज़ करते हैं, ऐसे अनवाइंड करने का नहीं होता है, रोज़ ही करते हैं हम लोग. One piece of advice you'd give to someone starting their fitness journey? Just start. Don't think too much. पहले एक दिन करो, फिर दूसरे दिन करो, फिर तीसरे दिन करो और करते रहो. बिकॉज इट्स अ प्रोसेस
And the more you think, the more you delay, the more you'll basically waste your time. Don't do that. Just start. That's it. Favorite fitness related book or resource? I haven't read many books on fitness, but I have my favorite author, Professor Louis M. Burke. और उन्हीं से मैंने पूरी प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है वो पूरे मैंने उन्हीं के रिसर्च पेपर पढ़ के सीखी है. Most challenging exercise or workout you've ever done? I hate deadlifts. मेरी एक तो लंबर की प्रॉब्लम है, सो आई हैव लोअर बैक इंजरी, तो मैं कर ही नहीं पाता हूँ, मुझे बहुत डर लगता है वो डेडलिफ्ट से. That's all for the day. Awesome. It was a pleasure meeting you. Pleasure meeting you, buddy.